ओके। तो देखो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने लास्ट क्लास में है ना क्वेश्चंस को डिस्कस करना शुरू किया था मोलेकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस इस चैप्टर के। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, विच एंटीबायोटिक इनहिबिट्स द इंटरेक्शन बिटवीन आरएनए एंड एमआरएनए। देखो यहाँ पे जो बहुत प्रिसाइज चीज पूछी है उन्होंने, आरएनए एंड एमआरएनए ड्यूरिंग बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस। तो देखो इंटरेक्शन होता है राइबोसोम का आरएनए और टीआरएनए का मैसेंजर आरएनए के साथ में। ठीक है, जब भी प्रोटीन सिंथेसिस होता है तो ये जो केमिकल है नियोमाइसिन, नियोमाइसिन ये जो आरएनए के बीच में जो इंटरेक्शंस होता है एमआरएनए के साथ में, उसको ब्लॉक करता है और इस तरह से वो प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देता है, जिससे हम लोग बैक्टीरिया को कंट्रोल कर पाते हैं। इसके अलावा अगर आप देख पा रहे होंगे जो बाकी के नाम लिखे हुए हैं, टेट्रासाइक्लिन या एरिथ्रोमायोसिन, मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात ये बता दूं कि ये जो भी है ना, सी और डी और ए बी, ये भी बेटा प्रोटीन सिंथेसिस को ब्लॉक करते हैं। बट इनके अलग अलग, जैसे कि कोई राइबोसोम के यूनिट्स को बाइंड करने के लिए रोक देता है, ठीक है, या तो कोई अमाइनो एसिड्स का जो चार्जिंग होता है उसको रोकता है। इस तरह से हर कोई एक्चुअली मैक्सिमम जो एंटीबायोटिक्स होते हैं तो बहुत सारे बेटा प्रोटीन का जो सिंथेसिस होता है, प्रोटीन सिंथेसिस जो होती है उसमें बेटा हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं मैक्सिमम जो भी आप लोग एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ोगे। अब ये बहुत ही एक्सेप्शनल चीज है कि यार इन्होंने ऐसा क्यों पूछ लिया है ना, 2006 के पेपर में आप देख सकते हो। अब ऐसे क्वेश्चन बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होते हैं, आप चाह करके बेटा ऐसे क्वेश्चन को हैंडल नहीं कर पाओगे, तो बेटर होता है कि हम लोग ऐसे क्वेश्चन को लीव करते हैं। ठीक है, जबरदस्ती में कुछ तो भी आंसर देने से है ना बचे। देखो अभी तो हमारे पास में पता है कि ये क्वेश्चन पूछा था, तो हम लोग इसकी इंफॉर्मेशन लेंगे, फिर ढूंढेंगे, फिर उसको बाद में तो ये सब किया जा सकता है। ठीक है, मतलब अभी तो आप कर ही सकते हो कि नियोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, इरिथ्रोमाइसिन, ये सब के बारे में आप इंफॉर्मेशन लो और फिर वो कहाँ कहाँ पे ब्लॉक करते हैं ये पता कर लो। बट मैं यही कह रहा हूँ कि देखो ये अब बिल्कुल ही, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ के जाते हो है ना, तो यार ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड सा क्वेश्चन है, नहीं है क्या, है ना। तो यार ऐसा क्वेश्चन आएगा भी, ऐसा बिल्कुल भी मुश्किल है। मतलब अगर आपने सारे ही इनहिबिटर पढ़ के रखे होंगे, ठीक है, तो उसकी लिस्ट बहुत लंबी है इनहिबिटर्स की। सो एनीवे, सो आंसर इज नियोमाइसिन। नाउ ये क्वेश्चन एम्स जो एग्जामिनेशन है उसमें पहले आए थे, उनसे प्रभावित क्वेश्चन है बेटा, इसीलिए हम लोगों को पीवाईक्यू सॉल्व करने चाहिए। ठीक है, नाउ द फॉलोइंग रेशियो इज जनरली कांस्टेंट फॉर अ गिवन स्पीसीज। अब ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि द फॉलोइंग रेशियो इज जनरली कांस्टेंट फॉर अ गिवन स्पीसीज। अब किसी भी एक गिवन स्पीसीज के लिए ये रेशियो कांस्टेंट होता है, ए प्लस जी अपॉन सी प्लस, कौन सा वाला रेशियो कांस्टेंट होगा। तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है बेटा, कि देखो एटी और जीसी कंटेंट जो है, एटी टू जीसी रेशियो, जैसे उस दिन भी मैंने आपको बताया था माइक्रो सैटेलाइट और मैक, है ना, मैक मिनी सैटेलाइट में हमने डिफरेंस देखा। तो बहुत सारे जो हमारे डीएनए होते हैं उनमें 82 जो जीसी कंटेंट है उसका रेशियो जो होता है किसी भी एक इंडिविजुअल के लिए वो हमेशा कांस्टेंट होता है, जिसको हम लोग स्पीसीज स्पेसिफिक बोलते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग स्पीसीज स्पेसिफिक बोलते हैं। जैसे कि ह्यूमन बींग्स के लिए ये लगभग बेटा 0.4 इतना होता है, यूकैरियोटिक सेल के लिए हमेशा ये ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, तो ये जो रेशियो है 80 to GC रेशियो जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, ये रेशियो हमेशा फिक्स्ड होगा। ठीक है, ये हमेशा फिक्स्ड होगा, मतलब हमारे डीएनए में जितना 80 कंटेंट है, जितना जीसी कंटेंट है, वो फिक्स होता है। हाँ, प्यूरिन टू pyrimidine रेशियो हमेशा 1:1 आता है, ये अलग पॉइंट है, ये अलग है, दिस इज डिफरेंट। ठीक है, आई होप यू गॉट इट मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये बिल्कुल स्पेसिस स्पेसिफिक है, कितना एटी और कितना जीसी होना चाहिए, जितना ए है उतने टी होंगे, जितने जी है उतने सी होंगे ही, वो बात अलग है। ठीक है, वो 1:1 रेशियो आता है। ठीक है, आगे चलते हैं, यहाँ पे हम लोग देखते हैं
अभी देखो यहाँ एक दिया है डीएनए टेम्पलेट सीक्वेंस, है ना, डीएनए का टेम्पलेट सीक्वेंस दिया है, CTGATAGC ये सीक्वेंस दिया है। उसका ट्रांसक्रिप्शन हुआ है ओवर एमआरएनए में ट्रांसक्रिप्शन हुआ है। तो फिर बेटा वो कैसा सीक्वेंस आपको देखने को मिलेगा। नाउ देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये वाला एंड अगर हम यहाँ से पढ़ रहे हैं तो ये 5' एंड होगा और ये बेटा 3' एंड अगर होगा, इफ यू आर रीडिंग दिस एज अ CTGATA and GC, ठीक है। तो बेटा डेफिनेटली जो सीक्वेंस होना चाहिए जो इसके ऊपर सर बनेगा, बी। है ना, इसके ऊपर जो सीक्वेंस बनेगा अब उसको उसी ढंग से आपको सोचना पड़ेगा। तो ये आपका सीक्वेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सी है तो जी है, देन है ना, देन टी है तो ए है, देन जी है तो सी है, देन ए है तो यू है, देन टी है तो ए है, देन ए है तो यू है, जी सी एंड सी जी। सो ये मैच कर रहा है। बट इसको आप देखो, अब यहाँ पे हम लोग नोटिस करेंगे कि अगर आप इसको 5 to 3 पढ़ रहे हो तो इसको आपको 5 to 3 ऐसे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको क्योंकि वो टेम्पलेट कह रहा है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया टेम्पलेट हमेशा जो होगा, जो टेम्पलेट होगा मतलब एंटीसेंस स्ट्रैंड, वो हमेशा 3' to 5' होता है। इसलिए हम इसको एज ए 5' to 3' पढ़ लेते हैं। सो हमारा आंसर बी आएगा। यस एवरीवन, हेलो। यस सर। नेक्स्ट, तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि आपको जो डायरेक्शंस है 5 to 3 और 3 to 5 उसका बहुत ख्याल रखना है, ठीक है, आंसर देते समय। नाउ देखो, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस ऑकर्स इन, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर का क्या मतलब है यार, है ना, मतलब न्यूक्लियस के बाहर के जो भी डीएनए है वो यहाँ पे पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में। सो इट्स अ सिंपल, देन व्हिच फॉर्म ऑफ द आरएनए हैज अ स्ट्रक्चर रिसेंबलिंग क्लोर लीफ। आपको तो पढ़ा है यार मैं, टी। क्लोर लीफ ये इसका होता है टीआरएनए का। ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट वाज द फर्स्ट परफॉर्म ऑन व्हिच बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया डिप्लोकोकस बेटा निमोनिया। निमोनी। इन अ डीएनए percentage of the thymine is 20%, then what will be the percentage of the guanine? Obviously बेटा अगर थायमिन 20% है तो बेटा सर सी। एडेनिन भी कितना है, 20% होगा। तो ये दोनों ने 40% कर लिया, बाकी बचा 60 का आधा 30। सो guanine 30, साइटोसिन 30, डन। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस ऑकर्स इन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये भी मैंने आपको बताया यार, मतलब ये जो होते हैं ना किलर पार्टिकल पैरामीशियम के, ये चीज मैंने आपको समझाई है। बट ये आपका जो लास्ट चैप्टर था उसमें था किलर स्ट्रेन इन पैरामीशियम, ठीक है। ड्यू टू डिस्कवरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन 1980 द इवोल्यूशन वाज टर्म्ड एज आरएनए वर्ल्ड। आरएनए वर्ल्ड हम लोग किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि हमने ये देखा कि आरएनए में यार एंजाइमेटिक प्रॉपर्टीज भी होती है, ठीक है, मतलब उसमें सारी चीजें होती है। तो ये हमारा स्टेटमेंट है, ठीक है। इसीलिए हम लोगों ने आरएनए वर्ल्ड के बारे में सोचना शुरू किया। द ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल इन 3D अपीयर्स, 3D में कैसा अपीयर ए। होता है वो, एल शेप। वैसे भी एल शेप भी सही नहीं है, क्या होना चाहिए था यहाँ पे, इन्वर्टेड एल शेप, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। एनीवे अब देखो एक डीएनए दिया है, व्हेन AGCT occurs their association is as per which of the following pairs। तो ऑब्वियसली यार A सी। always pairs with the T and this, तो ये हमारा आंसर होगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसके क्वेश्चंस बहुत आसान है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट कुछ पूछा जा रहा है, सब कुछ भी नहीं। एक हाथ दो आते हैं जो आपको सोचने में मजबूर करते हैं। प्रॉब्लम स्टूडेंट के साथ होती है, प्रॉब्लम स्टूडेंट के साथ इसीलिए होती है क्योंकि वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को ज्यादा ओवर थिंक करने लगते हैं, इमेजिनेशंस में चले जाते हैं, है ना। बोले सर मेरे को प्रोटीन सिंथेसिस को इमेजिन करना है, इमेजिन क्यों करेगा भाई, मतलब उसको उसका फिर एनिमेशन देखेंगे। तो इससे क्या होता है ना कि वो और भी ओवर थिंक करते हैं। सो इफ यू टेक कीप द सिंपल्स एंड मेक योर बेसिक स्ट्रॉन्ग्स, द आंसर आर वेरी सिंपल, यू नो। नाउ अभी देखो न्यूमोकोकस, अब वर्ड से समझ में आना चाहिए। डिप्लोकोकस निमोनी, निमोनिया कॉज करने वाला कोकस, ठीक है। तो न्यूमोकोकस ये वर्ड है। एक्सपेरिमेंट प्रूव्स दैट, क्या प्रूव करता है, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, ये तो प्रूव करता है कि बैक्टीरिया अंडरगो बाइनरी फिजन, इसका तो कोई मतलब नहीं है।
बैक्टीरिया डू नॉट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, इसका भी कोई मतलब नहीं। आरएनए समटाइम्स कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ, देखो इसका भी नहीं, एक्चुअली ये भी सही नहीं है, ए आल्सो इज नॉट करेक्ट, ठीक है, क्योंकि उसको प्रूव तो हर्षेड चेज ने किया, वो तो सिर्फ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बारे में बात करता है, वो उसका जेनेटिक मटेरियल कौन है वो किसी को पता नहीं है, ठीक है। हाउ मेनी बेस पेयर्स आर फाउंड इन द हैप्लॉइड जीनोम ऑफ द ह्यूमन, अब यार ये बहुत बार D. बताया मैंने आपको, दिस इज आंसर, है ना। The eukaryotic genome differs from the prokaryotic genome because, अब देखो यूकैरियोटिक जीनोम में क्या होता है भाई, मोनोसिस्टोनिक होता है, एक्सॉन इंट्रॉन होते हैं। प्रोकैरियोटिक डीएनए में सारा बेटा पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जीन्स इन द फॉर्मर केस आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ओपेरॉन्स, फॉर्मर केस मतलब यूकैरियोट की बात कर रहा है। देन द डीएनए इज अ कॉम्प्लेक्स विद द हिस्टोन्स इन द प्रोकैरियोट्स, तो ये तो गलत है, प्रोकैरियोट्स में हिस्टोन होते नहीं है। रिपीटेटिव सीक्वेंसेस आर प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स, बिल्कुल यूकैरियोट्स के डीएनए में रिपीटेटिव सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं। द डीएनए इज अ सर्कुलर एंड सिंगल स्ट्रैंडेड इन प्रोकैरियोट। नाउ देखो द यूकैरियोटिक जीनोम, है ना, अगर प्रोकैरियोट में देखोगे तो सर्कुलर जरूर होता है, बट वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता नहीं, तो ये तो गलत है। नाउ अगर आप ए और सी के बारे में सोचोगे, जीन्स इन द फॉर्मर केस आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ओपेरॉन, देखो ओपेरॉन एक ऑपरेशनल यूनिट है, ओपेरॉन क्या है, एक ऑपरेशनल यूनिट है जिसमें प्रोमोटर होगा, ऑपरेटर होगा, रेगुलेटर होगा, स्ट्रक्चरल जीन होंगे, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी, ये सर नो, है ना। Yes, sir. तो देखो द यूकैरियोटिक जीनोम डिफर्स फ्रॉम, हाँ यूकैरियोटिक जीनोम जीनोम जो है वो डेफिनेटली, अभी बताओ आप कौन सा आंसर चुनोगे, बी और सी तो गया, ठीक है। यहाँ पे आप सोच सकते हो कि ओपेरॉन ये जो स्ट्रक्चर्स है वो बेटा इवन हमारे यूकैरियोट्स में भी होते हैं, मतलब ऑपरेशनल यूनिट है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है जिनको हम ओपेरॉन कहते हैं, तो वो हर केस में आपको अवेलेबल मिलेंगे, तो देयर इज नॉट डिफरेंस, ठीक है। सो ये हम लोग सिलेक्ट नहीं करेंगे, ये करेंगे कि यूकैरियोटिक जीनोम में रिपीटेटिव सीक्वेंसेस होते हैं बहुत सारे, जो कि प्रोकैरियोटिक जो जीनोम होता है उसमें अवेलेबल नहीं होंगे, ठीक है। सो दैट्स इट, सिंपल। नेक्स्ट वन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या है बेटा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वो है जो आरएनए से डीएनए बना देता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बेटा ऐसा है, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, तो ये आंसर है, वो आरएनए को देख देख करके डीएनए बना देगा, कहता है आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है, डीएनए बनवाएगा डीएनए पॉलीमरेज। न्यूक्लियोटाइड अरेंजमेंट इन डीएनए कैन बी सीन बाय, तो बेटा आप न्यूक्लियोटाइड का अरेंजमेंट जो है डीएनए में, बेस जो सीक्वेंसेस होते हैं उसको आप कैसे देख सकते हो, तो आंसर बेटा एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी है, जो कि रोजालिंड फ्रैंकलिन ने करवाया था, है ना, विल्किंस एंड फ्रैंकलिन वाला जो एक्सपेरिमेंट है, उससे आप देख सकते हो या पता लगा सकते हो अरेंजमेंट कैसा है, सीक्वेंस नहीं अरेंजमेंट, ठीक है। डीएनए विद अनइक्वल नाइट्रोजन बेसिस वुड मोस्ट प्रोबेबली बी, अगर नाइट्रोजनस बेसिस अनइक्वल है Single stranded. वो सिंगल स्टैंडर्ड होगा, ऐसा क्वेश्चन भी मैंने करवाया था बेटा, है ना। हु प्रूव Yes, दैट sir. डीएनए इज अ बेसिक जेनेटिक मटेरियल, अब यार ये B. क्वेश्चन बहुत पुराना है, 1993, ठीक है। अगर आप देखो तब भी बेटा इसका आंसर जो है वो यही है, क्योंकि उनसे भी पुराना एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। The transforming principle of pneumococcus as found out by the Avery, MacLeod and McCarthy was, तो उन्होंने जो डिस्कवर किया वो डेफिनेटली बेटा उन्होंने भी ये ढूंढा कि वो है डीएनए, ठीक है। एक मिनट बेटा,
हाँ ओके प्यारे बच्चों, देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, न्यूक्लियोसोम कोर इज मेड अप ऑफ। देखो न्यूक्लियोसोम कोर में 8 तो हिस्टोन होते हैं, ठीक है। एक होता है सर डी। H1 तो बिल्कुल होता नहीं है, इसलिए ये गया ये गया ये गया, बचा यही H2A H2B H3 H4 के दो 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 दो, ऐसे करके 8 कंप्लीट होते हैं, ठीक है। ऑक्टेमर बोलते हैं उसको। न्यूक्लियोटाइड इज अ फॉर्म ऑफ, देखो न्यूक्लियोटाइड बोला है तो उसमें सर सी। पेंटोज शुगर भी होगा, ये बिल्कुल सही, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन ये सब के ऊपर अब क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन का जवाब दो आराम से, ये क्वेश्चन वैसे भी इस प्रकार का हमने करवाया था, तो आसान भी। इफ देयर आर 999 बेसिस, देखो मैं क्या अंडरलाइन करूंगा, जब भी मैं क्वेश्चन देखूंगा तो, है ना, क्वेश्चन कुछ भी हो, सबसे पहले आपका ध्यान होना चाहिए कि बेसिस लिखा है या बेस पेयर लिखा है। बी केयरफुल है, जो भी लिखा हो, अगर प्रोटीन सिंथेसिस के लिए क्या तो सेम ही होगा। इफ देयर आर 999 बेसिस इन आरएनए, तो आरएनए में तो बेस पेयर लिखेंगे ही नहीं, ठीक है। तो इट्स ओके, दैट कोड्स फॉर अ प्रोटीन with the 333 amino acids, and the base position at the base position 901 is deleted such that the length of the RNA becomes 998 bases. Now how many codons will be altered? तो बेटा कितने सर सी। कोडॉन अल्टर हो जाएंगे? सी क्या? ठीक है, जहाँ यहाँ जबरदस्ती मतलब घाई में कुछ नहीं करने का है, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको ध्यान से सोचना है कि वो क्वेश्चन पूछना क्या चाहता सर नहीं बी। है ना। तो बहुत आसान है, क्योंकि उसने कहा है कि देखो 999 बेसिस है, ठीक है, कोड्स फॉर द 333 अमीनो एसिड्स, ठीक है, यहाँ तक तो सही है। बट अगर मान लो कि अगर 900 बेसिस होते तो कितने कोड होते हैं? तो बेटा वो 300। है ना 300 अमीनो एसिड को कोड करते हैं। तो चेंज हुआ है इसके बाद का बेस पेयर 1 वाला, मतलब 901 बेस पे चेंज हुआ, डिलीशन हुआ। तो ऑब्वियसली बेटा, है ना, 333 में से, है ना, 300 तो प्रॉपर बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ चेंज हुआ ही नहीं, 900 में तो कुछ चेंज हुआ ही नहीं, 901 वाले में चेंज हुआ है। इसका मतलब जो अफेक्टेड बेस अमीनो एसिड सीक्वेंस होंगे वो 33 होंगे जो बचे हुए हैं। यस और नो? हेलो, यस सबको सर। आया बेटा? क्लियर है? यस सर। ओके, बहुत बढ़िया। देखो मैंने तो ऐसा सुना है कि मतलब कुछ लोग तो ऐसे, अभी देखो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है ऑनलाइन का कि कुछ बच्चे अनड्यू एडवांटेज भी लेते हैं, वो देख बस चालू करके रख देते हैं और पता नहीं क्या करते रहते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर एटलीस्ट हम जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो अपने आंसर तो भी देने चाहिए, गलत तो गलत, सही, ठीक है। अगर आप इतने साइलेंट बैठे हुए हो तो क्या, है ना, हम लोग एक्सपेक्ट करें एज ए टीचर? वी डोंट नो। एनीवे दैट्स योर लुक आउट। हम लोग यहाँ पे बात करते हैं बच्चों, ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स आर यूज्ड टू एलोंगेट। देखो ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स के बारे में मैंने आपको बताया है, जो कि लैगिंग होता है स्ट्रैंड। तुम्हारे लैगिंग स्ट्रैंड, बराबर। बट यहाँ पे यस कुछ सर। चीजें, मतलब ऑप्शंस को थोड़ा देखो। द लैगिंग स्ट्रैंड टूवर्ड द रेप्लिकेशन फोर्क, क्या लैगिंग स्ट्रैंड टूवर्ड्स होता है रेप्लिकेशन फोर्क? दूसरा, द लीडिंग स्ट्रैंड अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोर्क। देखो ये तो हमारा आंसर है ही नहीं, क्योंकि ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स लीडिंग स्ट्रैंड से डील ही नहीं करते। उस हिसाब से ऑप्शन डी भी रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि ये लीडिंग कह रहा है। तो बचे दो ऑप्शंस, ए और सी। द लैगिंग स्ट्रैंड टुवर्ड द रेप्लिकेशन, द लैगिंग स्ट्रैंड अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोर्क। तो जब भी बेटा आप इसको ड्रॉ करोगे, इफ यू ड्रॉ दिस फोर्क लाइक दिस, तो लीडिंग स्ट्रैंड फोर्क की तरफ आता है और लैगिंग स्ट्रैंड जो है दे विल मूव अवे फ्रॉम, है ना। यस सर। यस सर। तो हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों? सी। सी। डी, ए इज नॉट द आंसर। So that's it. Simply you have to think like this. Now, which one of the following is the starter codon? बहुत ए simple यू है यार, जी। ये is the start codon.
the movement of a gene from one linkage group to another is called. तो यार देखो यहाँ पे ये थोड़ा सा अलग ही कम है ना, ये है द मूवमेंट ऑफ वन ए जीन फ्रॉम वन लिंकेज ग्रुप टू अनदर। तो बेटा देखो लिंकेज ग्रुप यहाँ पे लिखा है, लिंकेज ग्रुप लिखा है, नॉट अ लिंकेज जीन। तो जब हम लोग जीन के बारे में बात करेंगे ना, ठीक है, और लिंकेज ग्रुप के बारे में बात करेंगे तो हमें क्या समझ में आता है, लिंकेज ग्रुप का मतलब होता है क्रोमोसोम, ठीक है। अब अनदर मतलब देखो द मूवमेंट ऑफ ए जीन फ्रॉम वन लिंकेज ग्रुप टू अनदर, मतलब मान लेते हैं जैसे कि 11th क्रोमोसोम है, उससे 9th क्रोमोसोम के ऊपर जीन चला गया, ठीक है। तो या तो यार इसको आप डुप्लीकेशन तो नहीं कहोगे, ना ही इसको आप इन्वर्जन कहोगे, और आप इसको क्रॉसिंग ओवर भी नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? क्योंकि क्रॉसिंग ओवर ऑकर्स बिटवीन द टू सिमिलर लिंकेज ग्रुप, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है। यहाँ तो कह रहा है कि एक लिंकेज ग्रुप है उसको दूसरे लिंकेज ग्रुप में भेज रहा है, तो ये तभी हो सकता है जब सेगमेंट्स एक्सचेंज हो, और ये बस ट्रांसलोकेशन में हो सकता है। सो आंसर इज बी। समझ में आया क्या रे? Yes, sir. है ना। तो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर ऑकर्स बिटवीन द सिमिलर लिंकेज ग्रुप, homologous chromosomes. Now, which one of the following is wrongly matched? ट्रांसक्रिप्शन होगा तो राइटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए। देखो टीआरएनए बनता है, ऑब्वियसली डीएनए टू टीआरएनए भी बनेगा तो भी ट्रांसक्रिप्शन ही है, यस और नो? Yes, sir. डीएनए से कोई भी आरएनए बने वो ट्रांसक्रिप्शन ही है, बट इसको डॉट रखते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रांसलेशन यूजिंग इंफॉर्मेशन इन द एमआरएनए टू मेक प्रोटीन, तो ये तो सही है यार, ठीक है, दिस इज करेक्ट। नाउ रिप्रेसर प्रोटीन कौन होता है? बाइंड्स टू द ऑपरेटर टू स्टॉप एंजाइम सिंथेसिस, ये भी सही है। अब आते हैं ओपेरॉन, स्ट्रक्चरल जीन, ऑपरेटर एंड प्रोमोटर, इनको मिला करके ओपेरॉन बना रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कौन सा आपको लगता है कि गलत है, विच शुड बी रॉन्ग? उन्होंने पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड। देखो इनमें से कोई भी रॉन्ग नहीं है, समझ रहे हो ना? नो वन इज Yes, sir. रॉन्ग, ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। See, all the options are correct. This option, which is saying that DNA to tRNA, is also correct. But if you understand this, what we can say, इन्होंने जो word लिखा है, the word is writing information from DNA to tRNA. It's not correct, because you are not sending the information, you are not sending the message by the tRNA. We are making an adapter and a molecule which is for the responsible for the taking the amino acid from the cytoplasmic pool and giving to a particular site. So that this is, although it appears correct, but it's not correct. Yes, everyone. बेटा डीएनए से किसी भी प्रकार का आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन है, बट जब हम लोग आरएनए बनाते हैं तो क्या उन सब में हम इंफॉर्मेशन ही भेज रहे हैं क्या? नहीं। जैसे राइबोसोमल आरएनए बन रहा है तो उसमें हम कोई इंफॉर्मेशन नहीं भेज रहे, हम लोग उसको स्ट्रक्चरल एंटाइटी बना रहे हैं, दैट आरआरएनए बिकम्स अ स्ट्रक्चरल एंटाइटी, you know. So it is not Yes, sir. always the writing information from DNA to RNA, ठीक है। So understand this, and if you understand this, the answer is A. I hope everyone has got it. अब देखो ये क्वेश्चन आसान नहीं है बेटा, मतलब अगर आप इमेजिन करो ऐसा क्वेश्चन आप नीट के एग्जाम में देखते हो तो क्या डू यू थिंक दिस इज एन इजी क्वेश्चन? यस, हेलो, डू यू थिंक आपको डिसीजन लेना पड़ेगा भाई, ठीक है। और अगर आपको तब डिसीजन लेना है तो अभी आंखें खुली रखनी है ना। सो इफ यू डू दिस वन, it will be beneficial to all of us. Okay, Yes, sir. next is here,
Which of the following is not a property of the genetic code? अब जेनेटिक कोड यूनिवर्सल होते हैं, सब में एक जैसे ही होते हैं, वो नॉन ओवरलैपिंग Sir, भी होते C. हैं, उनके डीजेनरेसी भी होती है। 20 अमीनो एसिड के लिए 61 कोडॉन है तो डीजेनरेसी है, बट वो नॉन एम्बिग्यूअस होते हैं। इन्होंने एम्बिग्यूअस लिखा है तो ये है ना, एम्बिग्यूअस नहीं होते। नेक्स्ट, डीएनए सी लिखा है, एमआरएनए बी लिखा है, प्रोटीन ए लिखा है, पता नहीं क्या है। So the figure gives an important concept in the genetic implication of DNA. Fill the blanks A, B and C. बताओ क्या होगा, ए Sir, का A. मतलब क्या है? डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रोसेस यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। क्या साइंटिस्ट के नाम क्यों लिख के रखे हैं, है ना? ए की जगह साइंटिस्ट के नाम Sir, है। C correct है ना? सी तो देखो, सी में ऑब्वियसली सी का मतलब है डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? डीएनए से एमआरएनए बनने की Transcription. प्रोसेस को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। सो दिस इज अ ट्रांसक्रिप्शन ही, करेक्ट है, ठीक है। और ट्रांसक्रिप्शन बी जो है डेफिनेटली ट्रांसलेशन है। तो ये जो एंटायर प्रोसेस है ये सेंट्रल डोग्मा है, एंड दिस इज एक्चुअली प्रपोज्ड बाय द फ्रांसिस क्रिक। सिंपल, द आंसर इज ए। हेलो, गॉट इट? Yes, अरे ये sir. सेंट्रल डोग्मा है, इसको किसने प्रपोज किया था? तो क्रिक ने, ठीक है। आगे चलते हैं। रिमूवल ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज 3। नाउ देखो आरएनए पॉलीमरेज 3, अब मैंने ट्रिक Sir, बता के A. रखी है ना। तो बेटा फ्रॉम मेन्यू का होगा बेटा, ऑब्वियसली टीआरएनए सिंथेसिस नहीं हो पाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए? अब देखो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट वर्ड बोला है और ये डीएनए का पार्ट है, तो ऐसा कौन सा पार्ट है जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में नहीं होता? तो ऑब्वियसली बेटा इंड्यूसर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में नहीं होता। टर्मिनेटर होगा, प्रोमोटर होगा, स्ट्रक्चरल। इंड्यूसर कोई बाहर का मॉलिक्यूल आएगा जो इंड्यूस करेगा, ठीक है। तो इंड्यूसर अलग कंपोनेंट है। रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स एंड जॉइनिंग ऑफ एक्सॉन्स, बहुत आसान है बेटा, इन अ डिफाइंड Splicing. ऑर्डर। ये स्प्लाइसिंग है। अरे Sir, स्लाइसिंग, splicing. स्प्लाइसिंग, हाँ। सो रीड द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट्स। अभी देखो 4 स्टेटमेंट्स देखते हैं। इन ट्रांसक्रिप्शन adenosine pairs with the uracil. In transcription adenosine pairs with the uracil. In transcription adenosine pairs with the uracil, बराबर। यूरासिल है ना, ए और टी, ए और यू, है ना। ट्रांसक्रिप्शन में होगा ये ऐसा, क्योंकि डीएनए से है ना आरएनए बन रहा है। फिर इसको डॉट रखते हैं। रेगुलेशन ऑफ लैक ओपेरॉन बाय रिप्रेसर इज रेफर्ड टू एज अ पॉजिटिव रेगुलेशन। देखो रिप्रेसर अगर रेगुलेट कर रहा है, प्रोडक्ट अगर रेगुलेट कर रहा है, उस दिन बताया था जैसे ग्लूकोज एक रेगुलेट कर रहा है खुद की खुद, ठीक है। तो बिल्कुल ये पॉजिटिव है यार, है ना। रिप्रेसर कर रहा है, ग्लूकोज अगर प्रोडक्ट करता है तो निगेटिव रेगुलेशन होता है, बट रिप्रेसर क्या करेगा, जाएगा है ना और उसको बंद कर देगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव रेगुलेशन है, क्योंकि वो बंद करने का ही दुकान है तो उसको बंद किया जाएगा, ठीक है। तो रिप्रेसर अगर कंट्रोल करना चाहेगा तो दैट इज अ पॉजिटिव रेगुलेशन, प्रोडक्ट अगर करना चाहेगा तो नेगेटिव कंट्रोल, है ना। सो इसीलिए ए एंड बी दोनों बोथ आर करेक्ट। नाउ सी, द ह्यूमन जीनोम हैज अप्रोक्सीमेटली 50,000 जीन। यार ये तो इनकरेक्ट है ना। Yes, हिमोफीलिया sir. इज अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज, करेक्ट है क्या ये? Sir, incorrect. क्या होना चाहिए ये? हिमोफीलिया इज ए, Sir, incorrect. हाँ पर इनकरेक्ट है तो करेक्ट क्या होना चाहिए? हिमोफीलिया इज ए, तो यहाँ पे बेटा हम लोग नोटिस करें, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि
क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट है। अब आप आंसर दे सकते हो। सर ए। ये मतलब क्या, 2। यस सर। ओके, तो सिर्फ यहाँ पे 2 ही चीजें करेक्ट है। ठीक है, ये वाला और ये वाला, बाकी ये इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है। ठीक है, बराबर है, क्योंकि देखो रेगुलेशन ऑफ लैक ओपेरॉन, यहाँ पे लैक ओपेरॉन के बारे में मेंशन किया है, नॉट अबाउट द टीआरपी ओपेरॉन और समथिंग। तो रिप्रेसर इसको रेगुलेट जब भी करता है वो ग्लूकोज के इन्फ्लुएंस में करता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे आपका होना चाहिए निगेटिव रेगुलेशन, तभी ये आंसर सही होगा। ठीक, सो इस तरह से बेटा हमें ये बिल्कुल अच्छे से समझना है। मैंने आपको चेक किया, आप में से किसी ने कुछ भी नहीं बोला, सो दैट इज व्हाट द थिंग यू हैव टू थिंक। मैं एक और बार आपको बातें बता दूं कि देखो जब इंड्यूसर का प्रेजेंस होगा, मतलब लैक्टोज का प्रेजेंस होगा, तो ये इंड्यूस किया जाएगा, रिप्रेसर को हटा दिया जाएगा। ठीक है, काम शुरू होगा। साइक्लिक एएमपी सीएपी ये लोग भी बेटा इनको मोटिवेट करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, मॉडरेट करेंगे। तो ये सब लोग इंड्यूसर, सीएपी, साइक्लिक एएमपी, ये सब लोग पॉजिटिव रेगुलेशन कर रहे हैं। बट जैसे ही बेटा लैक्टोज का अमाउंट खत्म हो जाएगा और ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ेगा, मोर ग्लूकोज विल बी देयर, तो रिप्रेसर जा करके ऑपरेटर को बाइंड करके उसको बंद करेगा। बंद करना मतलब निगेटिविटी है, चालू करना मतलब पॉजिटिविटी है। तो रिप्रेसर कभी भी शुरू नहीं करवाता इंड्यूसिबल ऑपेरॉन को, सो दैट इट इज ऑलवेज ए नेगेटिव रेगुलेशन। ठीक है, सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए एंड डी इज करेक्ट। इसलिए मैंने बार बार पूछा कि हीमोफीलिया क्या है। हीमोफीलिया ऑब्वियसली बेटा एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज है। एक्स एक्स फीमेल है, नॉर्मल है, एक्स एक्स एच कैरियर है, एक्स एच वाई अफेक्टेड मेल है, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट, given below is a simple is a sample of a portion of DNA strand, what is so special shown in it। अब ये देखो, ये बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे इस सीक्वेंस को, अगर आप यहां से सर पढ़ोगे, सी आएगा ना। जी, नहीं, GAATTC, अब इस साइड से पढ़ोगे 5 to 3 GAATTC। तो इस सीक्वेंस को अगर आप दोनों तरफ से पढ़ते हो, फ्रॉम 5 to 3 इस तरह से और 5 to 3 इस तरह से, दिस सीक्वेंस इज रीड सेम, सिमिलर टाइप का रीडिंग है। देख लो आप, GAATTC दोनों साइड से। तो ऐसे सीक्वेंसेस को हम लोग पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं ऑफ बेस पेयर्स। ठीक है कि यस नहीं, सर। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। जैसे कि ये नाम है, अब ये नाम सिंगल स्ट्रैंडेड है, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड है नहीं। ठीक है, इफ यू रीड दिस नेम फ्रॉम एनी साइड, फ्रॉम यू रीड इफ यू रीड दिस नेम फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, इट्स अ नायन। एंड अगेन इफ यू रीड दिस नेम फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, अगेन इट इज अ नायन। ऑब्वियसली, ठीक है, अब यहाँ पे एक्चुअली सिंगल बेस पेयर पे ये कार्यक्रम हो रहा है। ठीक है, ये वैसा एग्जाम्पल है नहीं, बट इसको बस समझाने के लिए है कि जैसे हम लोगों को दोनों डायरेक्शन में, तो यहाँ पे इसको यहाँ पे पढ़ोगे तो आपको, और इधर साइड में पढ़ोगे तो आपको सेम सीक्वेंस देखने को मिलते हैं। इसको हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। ये आपको पढ़ने को मिलेगा बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में। ठीक है, एनीवे, the one aspect which is not a salient feature of genetic code is its being, obviously फिर से बेटा बी। ambiguous है ना। what is not true for genetic code, it is is a nearly universal, it is degenerate, सर डी। a codon in mRNA is read in a non-contiguous fashion। नॉन कॉन्टिजियस फैशन में नहीं पढ़ते उसको, कॉन्टिजियस फैशन में पढ़ते हैं ना। ये हमने स्टेटमेंट भी एनसीईआरटी वाला पढ़ा भी है, मतलब 3 के बाद 3, 3 के बाद 3 ऐसे पढ़ते, बीच में किसी को छोड़ते नहीं, फुल स्टॉप नहीं करते। सो दिस इज
रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स एंड ज्वाइनिंग द एक्सॉन्स, भाई है ना, इसको क्या Splicing. बोलते हैं, स्प्लाइसिंग। Whose experiment cracked the DNA and discovered unequivocally that genetic code is a triplet? इनमें से कौन है जिन्होंने ट्रिपलेट वाला जो है कार्यक्रम ढूंढा था? तो यहाँ पे आते हैं बेटा हरगोविंद खुराना, सेवेरे आखाओ, निरेनबर्ग एंड मैथे। ठीक है, ये सब लोग आते हैं। निरेनबर्ग ने क्या किया था? निरेनबर्ग ने एक फ्री सिस्टम बनवाया था, आपके नोट्स में दिया है, आप लोग देखो। बताया था उस दिन निरेनबर्ग ने, खुराना ने, ठीक है, इन्होंने और हैले के साथ में इनको नोबेल प्राइज मिला फॉर डिस्कवरिंग दी जेनेटिक कोड। तो ये है हमारा आंसर। ठीक है, Yes, sir. नाउ यहाँ पे आते हैं, विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कोडॉन्स is correctly matched with their function or the single signal for the particular amino acid. Now this is what the question. अब इस क्वेश्चन के बारे में मैंने बोला था कि हम लोगों को बात करनी पड़ेगी। अब ये क्वेश्चन है 2008 का। अभी क्या आपसे है ना अपेक्षित है, मतलब क्या आपसे ये चाहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखो। क्या आपको पूरा का पूरा वो जो बेसिस का जो टेबल है वो याद रखना है? ठीक है, यहाँ पे हमें सोचने वाली बात है। नाउ यू सी वेरी केयरफुली, उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे लिखा है UAG और UGA, तो ये डेफिनेटली स्टॉप कोडॉन है। ठीक है, विच आर वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कोडॉन्स इज करेक्टली मैच लिखा है, तो हमारे लिए तो हमारा आंसर मिल चुका है। ठीक है, दोनों ही स्टॉप कोडॉन है। नाउ यहाँ पे लिखा है AUG एंड ACG स्टार्ट और मिथ्योनिन, तो यहाँ पे ये गलत हो जाता है क्योंकि AUG तो सही है बट ACG नहीं है। ठीक है, अब आता है बेटा यहाँ पे कुछ, जैसे कि ऊपर अगर आप देखोगे तो GUU GCU एलेनिन कोड कराता है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना, दोनों ऊपर और नीचे। ठीक है, नाउ बड़ा ध्यान से सुनो कि अगर सही है, इफ दिस इज सही, तो ये डेफिनेटली गलत होंगे, है कि नहीं? हेलो, Yes, sir. ये डेफिनेटली गलत होंगे, है ना, क्योंकि आपको श्योरली पता है UAG और UGA ये दोनों ही स्टॉप कोडॉन है, एकदम श्योरली पता है। आपको C गलत है ये तो एकदम श्योरली पता है। अब बचा मेनली मे भी आप नहीं जानते, A और D आपको याद भी नहीं है, तो सही में बताओ फर्क पड़ रहा है क्या? हेलो, कुछ No, फर्क sir. पड़ा है ना? तो मैंने वैसे जैसे बताया था आपको कि आपको कुछ बेसिक चीजें उसमें जो होती है ना, जैसे कि सिंगल कोड वाले कौन कौन है, ठीक है, स्टार्ट कोडॉन कौन सा है, स्टॉप कोडॉन कौन सा है। ठीक है, अगर ये बेसिक चीजें आपको अगर पता होती है, या तो सिर्फ अगर आपको ये पता होता है UUU किसे कोड करता है, GGG किसे कोड करता है, CCC एंड AAA, ठीक है, ये आपको बेसिकली पता होना चाहिए, ताकि अगर आपको ये पता है तो बेटा आप आराम से जवाब दे पाओगे जब भी क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, नाउ पॉलीजोम इज अ फॉर्म बाय, पॉलीजोम कुछ नहीं यार, mRNA है, उसके ऊपर बहुत सारे राइबोसोम अटैच होते हैं। ठीक है, इसी को हम पॉलीजोम बोलते हैं, जो कि सिर्फ प्रोकैरियोट सेल में ही आपको देखने को मिलता है। सो पॉलीजोम इज अ फॉर्म बाय सेवरल राइबोसोम अटैच टू अ सिंगल mRNA, ऑब्वियसली से ये तो सही है ना? Molecular basis of organ differentiation depends on the modulation in transcription by,
ना यहाँ पे देखो यार, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप मॉलिक्यूलर बेसिस पढ़ रहे हो, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ ऑर्गन डिफरेंशिएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग एम्ब्रियोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों, ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। हम लोग एम्ब्रियोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। एक जाइगोट होता है, फिर उससे जर्म लेयर्स बनते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, और उसके बाद में ऑर्गन्स बनते हैं, बराबर है। अब ये जब जो कुछ भी होता है, ऑर्गन्स बनने की प्रोसेस जो भी हम लोग देखते हैं, ये ऑर्गन जब भी बनेंगे तो यार उनमें हर एक में तो सारे जीन प्रेजेंट होते हैं, हर सेल में, हर टिश्यू में वो सेम जीन प्रेजेंट है। तो ऐसा क्या डिफर करता है यार कि जिसके वजह से वो अलग अलग तरह से बिहेव करते हैं? मतलब कोई सेल इंसुलिन बनाएगा तो कोई सेल इंसुलिन नहीं बनाएगा, ये डिफरेंस क्यों है? ठीक है, तो इसको कौन कंट्रोल करेगा? देखो, राइबोसोम तो सब तरफ सेम है, इसलिए ये कुछ करेंगे नहीं। ठीक है, ये तो जैसा है वैसा कॉपी करेंगे। एंटीकोडॉन, देखो हर बार एंटीकोडॉन खुद से कोई डिसीजन ले नहीं पाता। जिस तरह का उसको कोडॉन मिलेगा उस तरह का बेटा वो एंटीकोडॉन जाकर के वहां पे चिपक जाएगा। तो दिस इज नॉट, है ना, ये सिर्फ सीक्वेंसेस को, मतलब अमीनो एसिड को सही जगह पहुंचाने के लिए एंटीकोडॉन है। आरएनए पॉलीमरेज, देखो मॉलिक्यूलर बेसिस अगर करना है, आरएनए पॉलीमरेज भी वही करता है जो एक पर्टिकुलर स्ट्रैंड दिया है, ठीक है, उसी पर्टिकुलर स्ट्रैंड को वो जाकर के कॉपी करेगा। ठीक है, वो खुद से कुछ डिसीजन ले नहीं सकता, क्योंकि वो एक तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है, दूसरा वो एक ओपेरॉन का पार्ट है। जब तक बेटा वहां पे बाकी लोग उसको इंफॉर्मेशन नहीं देते, परमिशन नहीं देते, ये कुछ नहीं कर पाता। तो इसलिए हमारा आंसर जो है बेटा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। ठीक है, मतलब रेगुलेटर वाले जो जीन होते हैं वो, इनमें एबिलिटी है कि बेटा वो कहाँ पे कौन सा जीन काम करे, कहाँ पे कौन सा जीन काम नहीं करे, इसका सारा डिसीजन लेने की एबिलिटी इनमें है। सो द आंसर इज बी। यस और नो? Yes, sir. देखो यहाँ पे अब नोटिस करो, अब मैं एक पॉइंट आपके साथ शेयर करता हूँ। जब भी आप डीएनए का सीक्वेंस देखोगे, तो डीएनए के जो एंडिंग पॉइंट्स होते हैं, जहां पे एंड होता है डीएनए, उसको हम लोग कहते हैं टेलोमियर पोर्शन, ठीक है, या इवन क्रोमोसोम का जो एंड पोर्शन होता है उसे हम टेलोमियर कहते हैं। ये जो टेलोमियर होते हैं बच्चों, इनमें बहुत सारे रिपीटेटिव सीक्वेंसेस होते हैं, टेंडम रिपीट्स, टी आर लिखा है, मतलब क्या बेटा? टेंडम रिपीट्स होते हैं, रिपीटेटिव सीक्वेंसेस होते हैं। तो जब भी रेप्लिकेशन होगा, तो पॉलीमरेज के बजाय टेलोमरेज नाम का जो एंजाइम है, ये क्या करता है, इन इनको बेटा सिंथेसाइज करता है, मतलब जो रिपीटेटिव सीक्वेंस है उसकी कॉपीज बनाता है। इसीलिए टेलोमरेज इज एन एंजाइम विच इज ए, ठीक है, वो सिंपल प्रोटीन या आरएनए या राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन नहीं, विच इज अ रिपीटेटिव डीएनए, मतलब वो रिपीटेटिव डीएनए को कंट्रोल करता है। इसका यहाँ पे एक्चुअली मतलब है, तो ये स्टेटमेंट पूरा है नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो इज इट क्लियर? है ना? सर तो फिर डी तो यहाँ होगा। पे, हाँ, नहीं डी। नहीं, पूरा सुनो, पूरा सुनो। अब यहाँ पे बेटा उन्होंने स्टेटमेंट सही से दिया नहीं, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये रिपीटेटिव सीक्वेंसेस को बनाता है जो कि टेलोमियर एंड की तरफ होते हैं। ठीक है, तो ये एक एंजाइम, एंजाइम, बट ये जो एंजाइम है टेलोमरेज, ये देखो आरएनए नहीं है, सिंपल एक आरएनए मॉलिक्यूल नहीं है, और ना ही ये रिपीटेटिव डीएनए है, ये रिपीटेटिव डीएनए की कॉपीज बनाता है। इज इट क्लियर? हेलो? यस सर। हाँ, ये आरएनए भी नहीं है, ये ना रिपीटेटिव डीएनए है, इट्स नॉट बोथ ऑफ देम। ना देखो, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, इस हिसाब से अगर हम लोग देखें, तो ये जो है ऑब्वियसली इट इज एन राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, मतलब इसमें राइबोसोम भी होंगे, आरएनए भी होंगे जो एक्टिविटी करेंगे, कैटालिटिक एक्टिविटी, और प्रोटीन्स भी होंगे। सो दैट इज योर आंसर, ठीक है, दैट्स इट। In a mutational event, when adenine is replaced by guanine, it is a case of adenine is replaced by guanine.
मतलब प्यूरिन इज रिप्लेस बाय प्यूरिन, तो इसको क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांजिशन। अगर प्यूरिन को पिरिमिडिन रिप्लेस करे तो क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्शन। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है। नेक्स्ट, द टेलोमियर्स ऑफ अ यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स। अब जो टेलोमियर होते हैं ना, जो भी हमने पढ़ा, ऑफ यूकैरियोटिक क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट सीक्वेंसेस। यहाँ पे आपको रिपीटेटिव सीक्वेंसेस मिलेंगे, जो छोटे छोटे सीक्वेंसेस होते हैं। जैसे कि ये सीक्वेंसेस आपको देखने को मिलते हैं, TTA GGG, इस तरह से सीक्वेंस है। ठीक है, तो द टेलोमियर्स ऑफ अ यूकैरियोटिक क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट सीक्वेंसेस ऑफ, किसका बेटा क्या रीच होगा इसमें? विच इज रीच। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चीजें आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, ऐसा यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हो सकती है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हो सकती है, बट आपको पता होना चाहिए कि जब भी पॉली एडेनिलेशन मतलब पॉली ए टेल लगाने वाला जो एंजाइम है, कोडिने, है ना, ये बहुत एक्टिव होता है। तो इसको टेलोमरेज में जो है एडेनिन को ऐड करता चला जाता है, इसीलिए वो एडेनिन रिच बन जाते हैं। ठीक है, हेलो। Yes, sir. ड्यूरिंग रेप्लिकेशन ऑफ अ बैक्टीरियल क्रोमोसोम, DNA synthesis starts from a replication origin site and, बताओ क्या होगा? ड्यूरिंग रेप्लिकेशन बैक्टीरियल क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन शुरू हो चुका है, तो DNA सिंथेसिस स्टार्ट्स फ्रॉम द रेप्लिकेशन ओरिजिन, जिसको हम ORI साइट कहते हैं, वहां से शुरू होगा वो। ठीक है, कॉपी करना। एंड RNA प्राइमर्स इन्वॉल्व होंगे कि फैसिलिटेटेड बाय टेलोमरेज। ये तो नहीं है, टेलोमरेज का रोल है नहीं, क्योंकि यहाँ पे सर्कुलर है तो टेलोमरेज आएगा ही। Sir, D. moves in one direction of the site, moves in bidirectional way। तो देखो बेटा, यहाँ पे ये बात हमको हमेशा याद रखनी है कि देखो RNA प्राइमर का तो रोल होगा ही होगा जब भी रेप्लिकेशन होता है, बट यहाँ पे हम लोगों को ये अच्छे से समझना है कि Sir, RNA प्राइमर prokaryotes तो में हर भी जगह पे होगा। क्या बेटा? सर प्रोकैरियोट्स में भी RNA प्राइमर्स यूज होता है। बिल्कुल सब जगह होगा, बिना RNA प्राइमर के रेप्लिकेशन हो ही नहीं सकता। ठीक है, लीडिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड उसमें भी बनेंगे। एक्चुअली जो मैंने पढ़ाया, जो सीक्वेंस, जो प्रोसेस, वो हमने प्रोकैरियोट में ही तो ढूंढा है, इसीलिए चेक बोला है। ठीक है, यू डिस्कवर्ड इन दैट ओनली। ठीक, तो ये दोनों डायरेक्शन में जाता है, मूव इन बाय डायरेक्शनल वे। ओके, चलो इसका आंसर बताओ, पढ़ो और बोलो क्या है। चैट सेक्शन में आंसर लिखो आप लोग सब। सर फोर्थ ऑप्शन भी। क्या फोर्थ ऑप्शन क्या है? सर वो भी करेक्ट। ड्यूरिंग ट्रांसलेशन इनिशिएशन इन प्रोकैरियोट्स। देखो यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ते समय ध्यान देना है। उन्होंने लिखा है इनिशिएशन। ठीक है, अ जीटीपी मॉलिक्यूल इज नीडेड इन। अभी जीटीपी मॉलिक्यूल कहाँ आपको रिक्वायर रहेगा? सर सी। हम्म, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है, जैसे कि देखो, एसोसिएशन ऑफ द 50s सब यूनिट ऑफ राइबोसोम विद द इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। तो जो 50s सब यूनिट होता है, ठीक है, बड़ा वाला सब यूनिट जो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के साथ अटैच करना चाहते हैं, क्या वहां पे जीटीपी चाहिए? दूसरा,
फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मिल मिथिल टीआरएनए, है ना, मतलब जो पहला वाला टीआरएनए होता है, ठीक है, उसमें आपको जीटीपी की जरूरत होती है क्या? ठीक है। बाइंडिंग ऑफ द 30th सब यूनिट ऑफ राइबोसोम विद द एमआरएनए, क्या वहां पे जीटीपी की जरूरत होती है? लास्ट है एसोसिएशन ऑफ द 30th एमआरएनए विद द फॉर्मिल मिथिल टीआरएनए, यहाँ पे जीटीपी की जरूरत होती है। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं। अब ये जो पूरा जो क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, इसमें जब भी एंटायर इनिशियल कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है, अब ये जो इनिशियल कॉम्प्लेक्स बनेगा इसमें ऑब्वियसली एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, जीटीपी एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब जैसे ये फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मिल मिथेन टीआरएनए, यहाँ पे जो एनर्जी यूज हुई है बेटा वो एटीपी की एनर्जी यूज हुई है, नॉट जीटीपी। इज इट क्लियर? यस सर। एटीपी की एनर्जी यूज हुई है। ठीक है, इन सेम मैनर अगर हम देखोगे यहाँ पे जैसे कि जो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन रहा है एमआरएनए, है ना, यहाँ पे आपको जीटीपी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। एयूजी जो भी कोड करता है वो फॉर्मल मिथ्योनिन के लिए कोड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला जो पूरा कॉम्प्लेक्स बना है, एसोसिएशन ऑफ 30th एमआरएनए विद द फॉर्मल मिथ्योनिन टीआरएनए। अब इस क्वेश्चन को आंसर कैसे करना है? सबसे पहले क्या होगा व्हाट विल हैपन फर्स्ट? इनिशिएशन का एक्चुअली मतलब क्या है? तो यहाँ पे आपको ये नोटिस करना है बेटा, बाइंडिंग ऑफ द 30th सब यूनिट ऑफ राइबोसोम विद द एमआरएनए, ये पहले होगा। ठीक है, बट इट डजंट मार्क द इनिशिएशन ऑफ द, जिसको बोलते हैं इनिशिएशन नहीं है, इट जस्ट बाइंडिंग ऑफ द राइबोसोम टू द एमआरएनए। इनिशिएशन का मतलब ही है बेटा कि जो भी आपका 30s एमआरएनए कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे स्मॉल सब यूनिट लग चुका है, पहला जब टीआरएनए आएगा दिस फॉर्मल मिथ्योनिन वाला लेकर के और पहला मिथ्योनिन लगाएगा, तो ये है इनिशिएशन, और ये बन गया तुम्हारा इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, इसलिए आपका आंसर होगा डी। सबको क्लियर हुआ रे? हेलो? ठीक है, क्योंकि ये पहली चीज है जो होनी चाहिए, मतलब इसके साथ जुड़ेगा। ठीक है, सो वो बनते समय टीआरएनए मिथिल फॉर्मल मिथिल बनेगा तो एटीपी लगेगा, बट वो जब कंबाइन होगा, है ना, इनके साथ में, तब बेटा आपको इनिशिएशन होते हुए दिखाई देता है। एनीवे, सो आंसर इज डी हियर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट कोड? अच्छा, यहाँ पे हम मैं बता दूं आपको, ये जो पहला वाला ऑप्शन है ना, ये वाला 50th सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, इसको चाहिए बेटा मैग्नीशियम। ठीक है, इट नीड्स मैग्नीशियम आयंस, पक्का? तो मैग्नीशियम आयंस के प्रेजेंस में बेटा ये एसोसिएशन होगा ए वाला विद द स्मॉलर सब यूनिट। यस एवरीवन, हेलो? यस ठीक सर। है, हाँ, नेक्स्ट नाउ। हाँ, यहाँ पे फिर से बेटा वही है, देखो क्या आप जवाब दे पाओगे, टेबल के फॉर्मेट में है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट कोड इज करेक्टली मैच्ड विद इट्स स्पेसिफिसिटी फॉर एन अमीनो एसिड इन प्रोटीन सिंथेसिस और ए स्टार्ट और स्टॉप कोडॉन? नाउ जैसे कि मैंने बताया, ट्रिक नंबर 1, आपको स्टार्ट कोडॉन पता है, वो है AUG, तो ऑब्वियसली बेटा ये तो रॉन्ग है ना। आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे कोडॉन होते हैं, तो UUU स्टॉप कोडॉन है नहीं बिल्कुल, क्योंकि UUU कोड्स फॉर द फेनिल एलानिन, सो इट्स नॉट। तो मैंने बताया आपको ये याद रखना है, UUU यू सॉरी 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 GGG CCC और AAA, ये पक्का पता है, रखना है आपको। ठीक है, तो इस हिसाब से मेरे प्यारे बच्चों, दोनों ही आपके गलत है, ना बी करेक्ट है ना सी करेक्ट है। अब बताओ, which one of the following triplet code is correctly matched with its specificity for an amino acid in protein synthesis or as a start या stop codon? बताओ। सर डी। दोनों ही गलत हो गए तुम्हारे लिए, जो स्टार्ट और स्टॉप है ये तो पता ही नहीं है। नाउ बचता है UGU एंड UAC। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेटली बेटा AUG इनिशिएशन कोडॉन है, UCG सेरीन को कोड करता है, ये सेरीन को कोड करता है। ठीक है,
यूयूयू फेनिलैलानिन को कोड करता है, यूजीयू कोड्स फॉर द सिस्टीन, यूजीयू कोड्स फॉर द सिस्टीन। ठीक है, तो बचता है बेटा ये यूएसी। ठीक है, यूएसी विल बी कोड फॉर द टायरोसिन। पक्का? Yes, sir. Okay. Now, what would happen if in a gene encoding a polypeptide of 50 amino acids, 25th codon UAU is mutated to UAA? क्या होगा बताओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। What would happen if in a gene encoding a polypeptide of 50 amino acids, 25th codon is mutated to UAA? देखो 50 अमीनो एसिड्स है, अच्छा 50 अमीनो एसिड्स बराबर, मतलब बेटा मल्टीप्लाइड बाय 3, 153 नाइट्रोजनस बेसेस है, करेक्ट है ना? Yes, sir. 153 नाइट्रोजनस बेसेस है। अब वो बोल रहा है what would happen if in a gene coding a polypeptide of 50 amino acids, 25th कोडॉन, तो ऑब्वियसली बेटा 50 है तो 50 कोडॉन होंगे, उसमें से 25th जो है बेटा वो म्यूटेटेड हो गया, तो ऑब्वियसली बेटा है ना 25वां अगर स्टॉप कोडॉन है तो 24 अमीनो एसिड वाला सीक्वेंस बनेगा और पॉलीपेप्टाइड ऑफ 24 अमीनो एसिड्स विल बी फॉर्म, दैट्स डन, है ना? क्योंकि 25th वाला स्टॉप है तो वहीं पे रुक जाएगा कार्यक्रम, बराबर? Yes, sir. In the genetic code dictionary, how many codons are used to code for all the 20 essential amino acids? तो क्या आंसर है बच्चों? नहीं यार, आंसर डी है, because 3 are stop codons, they will not code for the amino acids, है ना? Yes, sir. हाँ, तो आंसर इज डी। Degeneration of a genetic code is attributed to the, डीजेनरेशन क्या है? डीजेनरेशन का मतलब ही है कि हमारे पास सिर्फ 20 अमीनो एसिड है बट फिर भी हमारे पास 61 कोडॉन है। इसका मतलब है थर्ड मेंबर ऑफ अ कोडॉन, फर्स्ट मेंबर ऑफ कोडॉन, सेकंड मेंबर ऑफ कोडॉन। अब ये चीज मैंने कल बताई थी, इसको बोला था मैंने, क्या बोला था बेटा? वोबल हाइपोथेसिस। ठीक है, क्योंकि कोडॉन बहुत सारे हैं तो थर्ड बेस जो है वो मायने रखता नहीं है, ठीक है, और उसका पेयरिंग भी मायने नहीं रखता, इसलिए डीजेनरेसी की वजह से जो है थर्ड जो बेस है उसका इंपॉर्टेंस कम हो जाता है। यस, Yes, कल ही sir. बताया था ना रे वोबल हाइपोथेसिस। सो Sir, आंसर इज out of 64 codons, 61 codons code for 20 amino acids, 20 types of amino acid is called, obviously A. बेटा इसको हम degeneracy कहते हैं। Exon part of mRNAs have code for protein, ठीक है। Types of RNA polymerase required in nucleus for RNA synthesis, 3. exactly। Gene and cistron words are sometimes used synonymously because, सिस्ट्रॉन का क्या मतलब बताया था मैंने? इट इज अ फंक्शनल यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग, क्योंकि जीन को ही हम सिस्ट्रॉन कहते हैं क्योंकि वन जीन कंटेन्स वन सिस्ट्रॉन, एक जीन में एक सिस्ट्रॉन होता है और वो एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। म्यूटेशन जनरली प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करेगा? म्यूटेशन, ठीक है। तो म्यूटेशन से जनरली बेटा लीथल जीन्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। Yes, sir.
यहाँ पे आप लोग नोटिस करो कि ये जो क्वेश्चन है ना 73rd, ठीक है, इसमें आपको ये जो आंसर है इसको भी नोट करना है। वो क्या है? म्यूटेशन जनरली प्रोड्यूस। देखो म्यूटेशन से जनरली डोमिनेंट जीन तो नहीं बन सकते, और पॉलीजीन मतलब बहुत सारे जीन होते हैं जो एक ही चीज के लिए आते हैं, तो ये दोनों हमारे ऑप्शन नहीं है ना। अब देखो जब भी हम लोगों को म्यूटेशन देखने को मिलता है तो उसमें से बहुत सारे जीन ऐसे बन जाते हैं जो कि ऑब्वियसली हम लोग इसे आंसर मानेंगे, क्योंकि वो जरूरी नहीं कि हमेशा लीथल हो, ठीक है। इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी इट इज लीथल, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोटीन सिंथेसिस अकर्स। प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पे होता है भाई? वेयर द प्रोटीन सिंथेसिस टेक प्लेस? यस, ऑप्शन देख लो बराबर से, कहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होगा? यस, वो कहाँ पे हो सकता है यार प्रोटीन सिंथेसिस? ऑप्शन ए को देखो। हाँ, ऑप्शन बी, ओनली ऑन राइबोसोम अटैच टू द न्यूक्लियर एनवेलप एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यहाँ पे आप देखना, ये ओनली वर्ड है, बड़ा ध्यान से। यहाँ आप देखो ऑप्शन ए को, ऑन राइबोसोम प्रेजेंट इन साइटोसोल एज वेल एज इन माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, तो ऑब्वियसली प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम्स जहां पे भी प्रेजेंट हो साइटोसोल में वहां पे होगा, और इवन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी बेटा प्रोटीन सिंथेसिस होता है जहां पे राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी को अगर देखोगे तो ओनली ऑन द बेसिस ऑन द राइबोसोम्स प्रेजेंट इन साइटोसोल, तो यार ये 100% रॉन्ग है। ऑन राइबोसोम्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोलस एज वेल एज अ साइटोप्लाज्म। देखो यार न्यूक्लियोलस में राइबोसोम होते नहीं, तो ये तो गलत है। अब बचते दो ही ऑप्शन, ठीक है। ओनली ऑन राइबोसोम्स अटैच्ड टू द न्यूक्लियर एनवेलप एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जब ये ऐसे ओनली लिखा तो बेटा ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट इनमें भी बच्चों क्या होते हैं? राइबोसोम्स होते हैं, वहां पे भी उनका प्रोटीन सिंथेसिस होता है। इसलिए हमारा जो आंसर होगा ऑन राइबोसोम्स प्रेजेंट इन साइटोसोल। अब साइटोसोल में वो चाहे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को अटैच हो, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अटैच्ड हो, ठीक है, वो कहीं पे भी हो। और बेटा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी जो राइबोसोम्स होते हैं उनमें भी आपको प्रोटीन सिंथेसिस होते हुए दिखाई देता है। यस, क्लियर? हेलो, देखो जब भी हम लोग, मैंने आपको ये पहले भी बताया कि जहाँ पे ओनली वगैरह वर्ड लिखा होता है ना, वहां पे आपको यार केयरफुल होना है। ओनली मतलब सोचो कि यार ये तो गड़बड़ है ना। यस, तो जरूरी नहीं बेटा, यहाँ पे देखो आपको मैंने भेजा है ये, बट अगर आपको वहां पे आंसर्स कुछ दिखते हैं तो जरूरी नहीं कि वही आंसर हो, ठीक है। सो थोड़ा सा अपना लॉजिक लगाओ। वन फंक्शन ऑफ द टेलोमियर इन अ क्रोमोसोम, है ना। अभी टेलोमियर्स का क्या फंक्शन होता है भाई? एक्चुअली क्या है, टेलोमियर्स जो भी क्रोमोसोम में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, वो होते हैं एंड ऑफ द क्रोमोसोम के ऊपर, इस तरह से अगर आप देखोगे। तो ये वाला पोर्शन है टेलोमियर, ये वाला पोर्शन है टेलोमियर, जिसमें आपको रिपीटेटिव सीक्वेंसेस भी देखने को मिलते हैं। बट होता क्या है, इनका मेन काम है बेटा कि ये दो जो क्रोमोसोम्स होते हैं, अभी ये क्रोमोसोम है, अब हो सकता है यार ये एक दूसरे से चिपक जाए, ठीक है, तो ये होते हैं नॉन स्टिकी। सो इट हेल्प्स टू, है ना, सील द एंड ऑफ द क्रोमोसोम्स। तो जो एंड ऑफ क्रोमोसोम है उसको सील करने में मदद कर रहे हैं, ठीक है। हेलो, क्लियर है? यस। ये तो बहुत आसान है, बोल दो जल्दी आंसर बोलो इसका। बहुत ही आसान है यार ये। एंटीकोडॉन कोड्स फॉर
is unpaired triplet of bases and exposed position of tRNA. tRNA. नेक्स्ट, इनिशिएशन कोडॉन ऑफ, यहाँ पे थोड़ा गलती है बेटा, एसआरएनए जो लिखा है ना, एसआरएनए का मतलब ही क्या होता है बेटा, टीआरएनए ही होता है, सोल्यूबल आरएनए, ठीक है। हेलो, हाँ यहाँ पे initiation codon of a protein synthesis in eukaryotes. Obviously, this is initiation codon. D. DNA replication is, क्या होता है DNA replication? Conservative and discontinuous या semi conservative and discontinuous? The answer is this. वो semi conservative है और discontinuous है। Now, अब यहाँ पे आपको कुछ केमिकल्स दिए गए हैं। देखो, म्यूटेशंस हम लोग केमिकली इंड्यूस करा सकते हैं। डीएनए के साथ में अगर कुछ केमिकल्स का हम रिएक्शन करवा दे तो बेटा म्यूटेशन हो सकता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बेटा कुछ एग्जांपल दिए हैं, तो इसमें से जैसे कि व्हाट बेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हॉटस्पॉट्स फॉर स्पॉन्टेनियस पॉइंट म्यूटेशन। बताओ। देखो, ये जो हॉटस्पॉट ये वर्ड है, देखो ये पुराने सिलेबस वाला वर्ड भी है। देखो, हॉटस्पॉट वर्ड का मतलब होता है कि डीएनए का ऐसा कोई भी बेस जिसमें म्यूटेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, बहुत फ्रीक्वेंटली म्यूटेशन हो सकता है। ये तो वो केमिकल है प्रायोब्रोमोयूरेसिल, जिसको हम लोग यूज करते हैं बाहर से ताकि हम म्यूटेशन करा दें, बट ये ऑलरेडी बेटा वहां पे बन जाता है ओरिजिनली, 5-मेथिल साइटोसिन जहाँ पे आ जाएगा वहां पे बेटा आपको जो है क्या बोलते हैं, हॉटस्पॉट देखने को मिलता है जो कि म्यूटेशन करवाएगा, ठीक है। ये वर्ड है हॉटस्पॉट, ज्यादा फ्रीक्वेंसी। डीएनए एलिमेंट्स which can switch their position are called, देखो इनको हम लोग ट्रांसपोजॉन्स कहते हैं। ये आप बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ये एक डीएनए है, इस डीएनए का ये टुकड़ा है, ये दूसरा डीएनए है। अब यहाँ से बेटा कॉपी हो जाएगा और कॉपी होकर के यहाँ पे जाके चिपक जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसने अपनी पोजीशन बदलता है ये यूनिट, इसीलिए इसको ट्रांसपोजॉन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि म्यूटेशन का यूनिट म्यूटान है, रिकॉम्बिनेशन का यूनिट रिकॉन है, वैसे बेटा ट्रांसपोजिशन वाला यूनिट जो है वो ट्रांसपोजॉन है। मतलब कोई भी डीएनए का टुकड़ा जो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे चला जाता है उनको हम ट्रांसपोजॉन्स कहते हैं, ठीक है। जंपिंग जीन भी कहते हैं इनको, क्या कहते हैं, जंपिंग जीन, एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, ठीक है। नाउ, genes that are involved in turning on or off the transcription of a set of structural genes are called, तो क्या बोलते हैं जो स्विच ऑन या स्विच ऑफ करा सकते हैं ऐसे जीन्स को क्या बोलते हैं? रेगुलेटर जीन। एग्जैक्टली, उनको हम रेगुलेटर जीन कहेंगे, ठीक है। Which step of translation does not consume high energy? अब यहाँ पे देखो कौन सी ऐसी प्रोसेस होगी जिसमें हाई एनर्जी जीटीपी या एटीपी कंज्यूम नहीं होगा। देखो, ट्रांसलोकेशन मतलब राइबोसोम आगे आगे जब मूव करता है तो उसको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है, तो इसको तो एनर्जी चाहिए। अमाइनो एसिड एक्टिवेशन तो हमने पढ़ा, डेफिनेटली बेटा एटीपी की जरूरत होती है जब अमीनो एसिड एक्टिवेशन होता है। पेप्टिडिल ट्रांसफरेज रिएक्शन, 23SR आरएनए करा करके देता है जो कि एंजाइम, ठीक है, मतलब पेप्टाइड बॉन्ड बनाने का काम। अमीनो एसिड टीआरएनए बाइंडिंग टू एक्टिव राइबोसोमल साइट, यहाँ पे भी बेटा आपको देखने को मिलेगा कि एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है क्योंकि यहाँ पे बाइंडिंग साइट पे, एक्टिव बाइंडिंग साइट पे राइबोसोम पे अटैच होना है। तो क्योंकि ये एंजाइम ड्रिवन प्रोसेस है, राइबोजाइम ड्रिवन प्रोसेस, मैंने बताया भी था आपको पढ़ाते वक्त कि जो पेप्टाइड बॉन्ड बनाने वाली प्रोसेस होती है उसमें वैसे डायरेक्ट एनर्जी की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती, ठीक है।
तो ये है वो क्वेश्चन, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज रिएक्शन के वक्त बेटा एटीपी एनर्जी की जरूरत नहीं होती, जीटीपी एनर्जी की जरूरत नहीं होती, क्योंकि पहले से ही आपके जो अमीनो एसिड है वो चार्ज्ड है। कारण समझ रहे हो वाई? जो अमीनो एसिड उठा के लाया है उसको पहले ही आपने एएमपी वाला हाई चार्ज देके रखा हुआ है, इसलिए वो उसी एनर्जी को यूज करके वहां बाइंड हो जाता है। 3 कोडॉन्स कॉजिंग चेन टर्मिनेशन, बता सकते हो कौन है जो टर्मिनेटर है, स्टॉप कोडॉन है तो ये है भाई। ठीक है, नेक्स्ट, mutation at one base of the first codon of a gene produces a non-functional protein, such a mutation is called। अब देखो अगर आपको याद हो तो जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में मैंने ये सारे नाम बताए थे आपको, नॉनसेंस म्यूटेशन, मिस सेंस म्यूटेशन, फ्रेमशिफ्ट म्यूटेशन, रिवर्स म्यूटेशन। ठीक है, अभी फ्रेमशिफ्ट तो आप जानते हो, वो क्या करेगा, रीडिंग फ्रेम को ही बदल देगा। A mutation at one base of the first codon of a gene produces a non-functional protein। बताओ क्या होगा ये? नॉन फंक्शनल हुआ मतलब क्या बेटा? मिस सेंस म्यूटेशन होता है ना, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? मिस सेंस म्यूटेशन बोलते हैं। इवन जो सिकल सेल एनीमिया में हमने पढ़ा था वो भी मिस सेंस म्यूटेशन है। ठीक है, ये लिख के दिया है आपके नोट्स, खंगालो आप लोग। नॉन सेंस, सेम सेंस, है ना, मिस सेंस, क्या म्यूटेशंस होते हैं मैंने लिख के दिया है जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, बिल्कुल इनिशियल लेवल पे। ठीक है, नाउ if a completely radioactive double stranded DNA molecule undergoes 2 rounds of replication in a non radioactivity medium, what will be the radioactive status of the 4 resulting molecules? तो उन्होंने सीधा ही लिखा है कि 4 मॉलिक्यूल मिलेंगे, एक है उसका डिवाइड होकर के 2 बना, 2 है उसके डिवाइड होकर के 4 बनेंगे। तो 4 में से कितने रेडियो एक्टिव होंगे? हाफ द नंबर कंटेन नॉन रेडियो एक्टिविटी, हाफ एंड ऑल 4 स्टिल कंटेन। तो ऑल 4 में तो रेडियो एक्टिविटी नहीं रहेगी, क्योंकि आपने रेडियो एक्टिव मीडियम से उठाया और उसको नॉन रेडियो एक्टिव मीडियम में डाल दिया। ठीक है, मेसेल्सन एंड स्टाल का जो एक्सपेरिमेंट है वैसा ही तो है ये, बराबर है। तो हमेशा एक ओल्ड स्ट्रैंड में रेडियो एक्टिविटी दिखाई देगी, तो जब 4 बनेंगे तो 4 में से 2 में रेडियो एक्टिविटी दिखाई देगी, 2 में दिखाई नहीं देगी। ठीक है सर, ये है आपका आंसर। ठीक है, आसान है वैसे। डिफरेंट म्यूटेशंस रेफरेबल टू द सेम लोकस ऑफ अ क्रोमोसोम गिव्स राइज टू। देखो एक ही जगह है ना, उससे क्या मिलेगा हमें? मल्टीपल एलील्स मिलेंगे और कुछ नहीं। अभी यहाँ पे कैपिटल ए है, उसका बना कैपिटल ए नॉट, फिर बना है कैपिटल ए डैश, फिर बना है कैपिटल ए सी, कैपिटल ए बी एंड स्मॉल ए। तो ये एक ही जीन एक ही जगह पे लोकेशन के म्यूटेशंस हुए, जिससे बहुत सारे अलग अलग उसके फॉर्मेट बने, और इन सबको हम लोग मल्टीपल एलील्स कहते हैं। ठीक है, यस सर। okay, now during development of an organism, the product of one gene is required to activate another gene, बराबर? such gene products are called, अभी आप लोगों को पढ़ाया था वैसा ही, डेवलपमेंट में उनको हम लोग क्या बोलते रहे? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। अभी तो एक क्वेश्चन किया था ऐसा ही, ऑर्गन डेवलपमेंट करना है तो क्या होते हैं, तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, जब भी रेगुलेट करना हो कौन सी चीज बनाना है कौन से नहीं है। ठीक है, दैट्स इट। इन यूकैरियोट्स आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ mRNA, some of its nucleotides are removed before it is translated into polypeptide। the nucleotides which are removed from mRNA are called, उनको क्या बोलते हैं? इंट्रॉन्स, है ना, निकाल देंगे हम लोग। Okazaki fragments are seen during, obviously they are seen during replication। the translation termination triplet is, देखो ये कौन सा है भाई?
UAA एक स्टॉप कोडॉन है, बाकी तो ठीक है। नेक्स्ट, इन अ स्प्लिट जीन्स द कोडिंग सीक्वेंसेस आर कॉल्ड एज, कोडिंग सीक्वेंसेस को हम लोग एक्सॉन्स कहते हैं, है ना। यस सर। प्रोटीन हेल्पिंग इन ओपनिंग ऑफ DNA डबल हेलिक्स, अरे भाई जो ओपनिंग करेगा इन अ फॉर्म ऑफ द रेप्लिकेशन फॉर कीज। तो यार यहाँ पे अब नोटिस करना है आपको कि एक भी ऐसा नाम नहीं लिखा है जो हेलिकेज हो, हेलिकेज एक्चुअली है, यस सर। ठीक है। बट यहाँ पे देखो हेलिकेज मतलब गायरेशंस, हेलाइसिस को तोड़ने वाला, तो इसीलिए यहाँ पे DNA गायरेज ये टर्म हम लोग पहले यूज करते थे, आजकल यूज नहीं करते, ठीक है। टोपोआइसोमरेज को भी हम लोग गायरेजेस कहते थे, और हेलिकेज को भी हम लोग गायरेज कहते थे, बट आज हम लोग नहीं कहते, हम उसको हेलिकेज को हेलिकेज कहते हैं, ठीक है। विच इज नॉट इन्वॉल्व इन अ प्रोटीन सिंथेसिस, बताओ प्रोटीन सिंथेसिस में कौन इन्वॉल्व नहीं है। ऑब्वियसली ये इन्वॉल्व नहीं है यार, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन RNA सिंथेसिस करता है ना। प्रोटीन सिंथेसिस में इनिशिएशन होगा, इलॉन्गेशन होगा, टर्मिनेशन होगा, तीनों चीजें होंगी। यस, ठीक है। देखो क्वेश्चन बहुत वैसे सिंपल है, बट ऐसा लगता है कि अरे यार क्या पता नहीं क्या है। तो ट्रांसक्रिप्शन एक्चुअली एक अलग प्रोसेस है, ट्रांसलेशन अलग है। हेलो, नाउ यस रिवर्स सर। ट्रांसक्रिप्टेज क्या होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज डी। RNA से है ना DNA बनाता है, तो ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका है। नाउ ये बताओ इसका क्वेश्चन का, अभी ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आप खुद थोड़ा समय लो, कैलकुलेट करो और मुझे बताओ। The number of base substitutions possible in amino acid codon is, है ना। देखो जैसे यहाँ पे ये सीक्वेंस लिखा मैंने AUG, ठीक है। अब इस A की जगह पे बच्चों ध्यान देना, A की जगह पे C आ सकता है सब्स्टिट्यूट होकर के, या तो या इस A जगह पे आपको G आ सकता है, या यहीं पे U भी आ सकता है। मतलब यहाँ पे 3 सब्स्टिट्यूशंस पॉसिबल है, वैसे ही यहाँ पे भी 3 सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है, वैसे ही यहाँ पे। So the number of base substitutions possible in amino acid codons is, amino acid codon is a triplet, अब उसमें कितने बेस सब्स्टिट्यूशंस पॉसिबल है। बताओ। हम्म, अगर मैं आंसर भी बोल दूं तो कौन सा, मतलब क्या आपका कैलकुलेशन होगा। सर ये समझ में नहीं आया। अरे सिंपल है ना, वही तो क्वेश्चन आपके सामने है, द नंबर ऑफ बेस सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, एक जो बेस है उसकी जगह पे दूसरे बेसिस लग जाना। तो ए अगर वहां पे लिखा है, ए मैंने एक कोडॉन लिया AUG बराबर है, अब ये कोडॉन ले लिया। अब यहाँ पे 3 हमारे पास बेसिस है, ट्रिपलेट है AUG,
अब उसके जगह पे आपको है ना सब्स्टिट्यूशन देखने को मिल रहा है। ए की जगह सी लग सकता है, बराबर है। ए की जगह जी भी लग सकता है, ए की जगह यू लग सकता है। अगर सपोज ए की जगह सी लगा तो इट बिकम्स सी ए जी, करेक्ट है। यस सर। हाँ, तो बताओ। आपके पास कितने कोडॉन है टोटल? अवेलेबल कोडॉन कितने हैं? हाउ मेनी टोटल कोडॉन्स आर अवेलेबल? इट्स 61, यू नो। हैं? यस सर। हेलो। तो बताओ क्या हो सकता है? सर डी। हाँ, कैसे आया? 69। हम्म। सर 61 इंटू 9। तो ऑब्वियसली बेटा यहाँ पे 9 क्यों कर दिया आप लोगों ने? व्हाई यू डिड द 9? बिकॉज देखो ये तो 61 है, ओके 61 है, मतलब आपके पास 61 कोडॉन है। तो कितने आप सब्स्टिट्यूशंस करा सकते हो? तो कैसे आया? सर 9 होगा ना, 3 + 3। 3 + 3 + 3 कि 3 × 3 होगा? अरे ये 3 है ना, ये देखो ये 3 है और हर एक की जगह पे टी लगेगा, मतलब 3 × 3 इट्स ना, है ना, करेक्ट है ना। हेलो। यस और नो? सर अरे एक भी ट्रिपलेट है, लेंगे एक ना। ट्रिपलेट है, एक ट्रिपलेट है, और इस ट्रिपलेट में हर एक पोजीशन पे, ठीक है, तो हमने 3 × 3 किया। इसके जगह पे 3 लग सकते हैं, इसको 3 लग सकते हैं, इसको 3 लग सकते हैं, ठीक है। सो ऑब्वियसली इट इज बट व्हाट वी कैन से द 3 × 3 = 9। तो बेटा 9 पॉसिबिलिटी अगर एक सिंगल कोडॉन के लिए है तो 61 कोडॉन के लिए कितने? दैट्स इट। यस। यस सर। सो ये सिंपल है, सबको आया क्या रे? हेलो। यस सर। आसान है, मतलब ऐसा कुछ बहुत मुश्किल कार्यक्रम बिल्कुल भी नहीं है। सो देयर आर 61 अमीनो एसिड्स कोडॉन, ठीक है। सिंस ईच ऑफ द 3 बेस पेयर्स कैन म्यूटेट इन एनी ऑफ 3 वेज, मतलब देखो ये दिस कैन बी म्यूटेड इन एनी ऑफ 3 वेज, दीज आर द 3 वेज। A can be replaced by the C, or can be A replaced by G, or A replaced by U. So for a particular base, for a single base, there are the 3 options always available. बट आपको तो पता है कोडॉन इज अ ट्रिपलेट। तो बेटा अगर एक के लिए 3 है तो बेटा 3 के लिए मल्टीप्लाइड बाय 3 होगा, तो आंसर इज व्हाट, द 9 ऑप्शंस आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर ए सिंगल कोडॉन, 9 substitutions. So in that manner we have a 61 codon, ठीक है। तो यस बताओ सर। कैसे आएगा? सर 61 इंटू 9। अच्छा, तो आ जाएगा, फिर आंसर तो आ गया। सबका आया है, कोई मुश्किल बात है क्या? नहीं है। एनीवे, आगे बढ़ते। आउट ऑफ ATGC पेयरिंग,
bases of DNA may exist in alternate valence states owing to arrangement called, क्या बोलते हैं उसको हम लोग? देखो अब यार ये थोड़ा सा अलग है, मतलब ये अभी पुराना क्वेश्चन है, ये म्यूटेशन को थोड़ा ज्यादा डिटेल में बताया गया था पहले। आउट ऑफ A to T pairing और G to C pairing bases of DNA may exist in alternate valencies। alternate valencies मतलब वो थोड़े से अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो उनको हम लोग क्या बोल सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने ब्रोमो यूरासिल, प्रोफायो ब्रोमो यूरासिल, ये वर्ड आपको बताया था थोड़ी देर पहले, इफ यू रिमेम्बर। यस, वेयर दैट क्वेश्चन इज, ये देखो कंपोनेंट्स है, यूरासिल नहीं है नॉर्मल वाला, प्रायो ब्रोमो यूरासिल, या साइटोसिन नॉर्मल है, फायो मिथिल साइटोसिन, दीज आर द कंपोनेंट्स वी हैव हियर, है ना। तो ये सारे कंपोनेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। नाउ इनमें क्या पॉसिबिलिटीज है, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज हियर, है ना। अगर आप देखोगे, कहाँ गया क्वेश्चन का नंबर क्या था, ओके तो यहाँ पे देखो 96 क्वेश्चन है, और इनको हम लोग कहते हैं टॉटोमराइजेशनल म्यूटेशन, ठीक है। टॉटोमर क्या होते हैं बेटा, वो है ना, टॉटोमर्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है, यस ठीक सर। है ना। तो डेफिनेटली बेटा ए और टी को रिप्लेस कर सकता है, जैसे कि वहां सी है, तो सी को या रिप्लेस कर देगा या टी को रिप्लेस किया जाएगा बाय द फाइब्रोमोयूरासिल, ठीक है। तो दैट इज द म्यूटेशन, ठीक है। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन इज, ट्रांसलेशन क्या होता है, प्रोटीन राइबोसोम में प्रोटीन सिंथेसिस। ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन द स्ट्रैंड सेपरेट बाय, डीएनए के रेप्लिकेशन में स्ट्रैंड्स को सेपरेट कौन करता है, देखो ऑब्वियसली नाउ देखो अनवाइंडिंग हेलिकेज, ठीक है। नेक्स्ट, because most of the amino acids are represented by more than one codon, the genetic code is, ऑब्वियसली बेटा ये डीजनरेट है क्योंकि ज्यादा अमीनो एसिड्स अवेलेबल है, ज्यादा कोडॉन अवेलेबल है फॉर पर अमीनो एसिड्स, ठीक है। Escherichia coli fully labeled with the N15 is allowed to grow in N14 medium. The two strands of the DNA molecules of the first generation bacteria have, बताओ क्या आंसर होगा। Escherichia coli fully labeled with the N15 is allowed to grow in N14 medium। वही ये मैंने एक्सप्लेन किया है यार तुम लोगों को। The two strands of DNA molecule of the first generation, फर्स्ट जनरेशन, पहला ही जनरेशन मतलब जो एक से दो बन जाएंगे, उसमें क्या होगा भाई, सिंपल है यार, ये है ना, ये 15-15 वाला लिया आप लोगों ने, उससे जो पहला जनरेशन मिलेगा 14-15 मिलेगा, क्योंकि आपने N15 मीडियम में डाला, क्या होगा, ऑब्वियसली डिफरेंट डेंसिटी एंड डू नॉट रिसेंबल पेरेंट डीएनए, वो इससे तो देखो अलग है, ठीक है, डिफरेंट डेंसिटी वाले हैं, डेंसिटी के बारे में वो रिसेंबल नहीं करते, बाकी रिसेंबल करते हैं, different density but resemble parent DNA, same density and resemble parent DNA, सेम डेंसिटी नहीं होगी, सेम डेंसिटी नहीं होगी, ये तो क्लियर है, डेंसिटी अलग होगी। The two strands of the DNA molecule of the first generation bacteria have, सर बी होगा। बी होगा, वो रिसेंबल करते हैं क्योंकि उनकी कॉपीज बनती है, बट डेंसिटी थोड़ी डिफर करती है, ठीक है। दैट्स इट। खुराना फर्स्ट डिस्क्राइब डेसिफर्ड द ट्रिपलेट कोडॉन ऑफ, तो बेटा खुराना ने सबसे पहले कौन से न्यूक्लियोटाइड जो थे उनको, है ना, उनको क्रैक किया था। एक्चुअली फर्स्ट उनका जो काम था वो सिस्टीन और वैलिन, इसको किया था, अभी बहुत पुराना क्वेश्चन है। एक्सपेरिमेंटल मटेरियल इन द स्टडी ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन हैज बीन, अच्छा डीएनए रेप्लिकेशन हम लोगों ने कौन से ऑर्गेनिज्म में पढ़ा, तो ये बहुत ही, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, है ना, तो इट इज ऑलवेज और द इस्चेरिचिया कोलाई का नाम का जो बैक्टीरिया है उसमें बेटा डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ा गया था। नाउ
The process of transfer of genetic information from DNA to RNA, formation of RNA from the DNA is बहुत simple आंसर है बेटा ये कौन सा ट्रांसक्रिप्शन होता है? In the genetic dictionary there are 64 codons as the 64 amino acids are to be coded. बताओ क्योंकि जेनेटिक कोड ट्रिपलेट है इसीलिए, बस बाकी कुछ नहीं मैच हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब ये इसमें कोडॉन है मतलब ट्रिपलेट है, 61 ही कोड कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एन ऑक्टेमर ऑफ अ 4 हिस्टोन कॉम्प्लेक्स विद द डीएनए फॉर्म्स, क्या बनाता है यार वो? न्यूक्लियोसोम, ठीक है, उसको हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। जेनेटिक कोड कंसिस्ट ऑफ, जेनेटिक कोड में क्या होता है? एडेनिन एंड ग्वानिन, यूरेसिल एंड यूरेसिल, कुछ भी हो सकता है यार, ऑल द अबव थिंग्स आर देयर इन जेनेटिक कोड। जीन रेगुलेशन ऑफ, देखो स्प्लाइसियोसोम्स क्या चीज होती है भाई? आर नॉट फाउंड इन सेल्स ऑफ, ऑब्वियसली बेटा जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें स्प्लाइसिंग होती नहीं है, क्योंकि उनमें पॉलीसिस्ट्रोनिक डीएनए होता है, तो उनमें स्प्लाइसियोसोम नहीं होगा। Which of the following is required as an inducer for the expression of lactoperon? Obviously बेटा है ना, जो इंड्यूसर होता है वो होगा लैक्टोज, एलोलैक्टोज, है ना? Yes sir. Next, gene regulation governing lactose operon of the E. coli that involve the LAC-I gene. I gene मतलब इनहिबिटर, जो रिप्रेसर बनाता है उसको, है ना, प्रोडक्ट इज, वो कैसे उसे रेगुलेट करेगा? ऑब्वियसली बेटा वो निगेटिव कंट्रोल है, निगेटिव एंड इंड्यूसिबल बिकॉज रिप्रेसर प्रोटीन्स प्रिवेंट्स ट्रांसक्रिप्शन, तो इंड्यूस किया जा सकता है उसे, क्योंकि ये इंड्यूसिबल ओपेरॉन है लैकोपेरॉन, बट उसके ऊपर वो निगेटिव कंट्रोल रखता है, रेगुलेटर जीन का जो रिप्रेसर प्रोटीन है वो, ठीक है। नाउ द okay, satellite DNA is important because satellite DNA is important because it can, what it can do? Satellite DNA is important because, क्यों important है satellite DNA? आप ही पढ़ो, आप ही आंसर दो यार, मैं बस अभी पेज को आगे आगे सर करता हूँ, बताओ क्या आंसर होगा इसका? ऑब्वियसली हमने पढ़ा है ना, हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म होता है, जिसके वजह से हम लोग उनको पहचान सकते हैं, रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस, है ना। ना चलो इसका आंसर दो 111 का 11। डायरेक्शन ऑफ आरएनए सिंथेसिस एंड डायरेक्शन ऑफ रीडिंग ऑफ द टेम्पलेट स्ट्रैंड। अच्छा ये एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ना बेटा इसका ऐसा है, ये ठीक है, ये इसके लिए है, डायरेक्शन ऑफ आरएनए सिंथेसिस, RNA synthesis 5 to 3 dash, direction of reading of the template DNA is a 3 to 5, ठीक है, रीडिंग है ना, टेम्पलेट को हम 3 to 5 पढ़ते हैं, तो क्या होगा आंसर? आंसर विल बी दिस, ठीक है। नेक्स्ट, चलो ये बताओ, ये तो बहुत आसान है रे, बहुत ही इजी है, देखो 2013 का क्वेश्चन है, सो इजी, ए बी सी को, अभी तो ये हुआ भी था, अभी एक थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन लिया भी हमने, है ना। What is A, what is B, what is C? We have considered this one, ठीक है। A is what? A क्या है? A transcription है, B translation है, और C Francis Crick है, ऑप्शन B। नेक्स्ट बताओ, which enzyme will be produced in a cell?
in which there is a nonsense mutation in the LAC-Y gene. अगर nonsense mutation हुआ LAC-Y gene में, ठीक है, so which enzyme will be produced in a cell? देखो उनका अरेंजमेंट ऐसा होता है ZYA, बराबर है। आपने बोला कि Y जो जीन है उसमें म्यूटेशन हो गया है, तो कौन सा एंजाइम प्रोड्यूस होगा? सर लैक्टोस्पर्मियस। यही होगा, सिर्फ ये प्रोड्यूस होगा, बाकी कुछ प्रोड्यूस नहीं होगा। क्योंकि क्या होगा, देखो अगर इसमें म्यूटेशन हुआ तो हो सकता है कि ये स्टॉप कोडॉन बन जाए, तो आगे वाली चीज पढ़ी ही नहीं जाएगी, तो वाई के बाद में कुछ बनेगा ही नहीं। ठीक है, जो बनेगा बस ये पहला वाला बन जाएगा जेड, उसको फर्क नहीं पड़ता। यस यस सर। हाँ, समझ गए क्या रे? क्वेश्चन समझे क्या, मतलब आंसर समझे, है ना? क्योंकि पहले जेड है, फिर वाई है, फिर ए है। अब वाई में सपोज अगर स्टॉप कोडॉन लग गया, नॉनसेंस म्यूटेशन लगाना, तो क्या होगा, जो भी होगा ये वाला कॉपी हो जाएगा बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम का पोर्शन, बट आगे वाले दोनों बाकी तो हो ही नहीं पाएंगे। ठीक है, इन एन इंड्यूसिबल ओपेरॉन द जीन्स आर, जो इंड्यूसिबल ओपेरॉन होता है जिसको इंड्यूस करना पड़ता है, वो क्या होगा? सर बी। बी, यूजुअली नॉट एक्सप्रेस अनलेस अ सिग्नल टर्न्स देम ऑन, उनको कोई ऑन करेगा तभी ये काम करेंगे। Which one of the following also act as a catalyst in a bacterial cell? सर ये है बच्चों, है ना, इवन यार ये भी है, बट ये बैक्टीरियल सेल में काम नहीं करता, ये बात याद रखना। ये क्योंकि स्प्लाइसिंग में होता है, तो स्प्लाइसिंग यूकैरियोटिक सेल में ही होती है। तो बच्चों SNRNA भी कैटालिटिक है। यस एवरीवन, अच्छा क्वेश्चन है यार ये, इट्स अ गुड क्वेश्चन। चलो बताओ ये वाला आंसर बताओ, 116 का 116। 116। आसान है वैसे, मतलब आपको बस सीक्वेंस बताना है यार। 2 and 4, आपका आंसर सी है। क्या है 2 भाई? इन द अब्सेंस ऑफ लैक्टोज द रिप्रेसर बाइंड्स विद द ऑपरेटर जी रीजन, बराबर है। 4 क्या है? दिस वाज एल्यूसिटेड बाय द जैकब एंड मोनेड, ये भी सही है यार, है ना? सो सी इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट। सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए वाज फर्स्ट डिमॉन्स्ट्रेटेड इन। है ना, बहुत आसान है। ठीक है, इक्वल है नाउ। अच्छा ये बोलो, अभी इसका आंसर बोलो। 118 का 118, व्हाट शुड बी द आंसर इन द डीएनए मॉलिक्यूल? सर बी। डी। ओके देन नेक्स्ट, डी तो सही है। ओके इसका बोलो, दो ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स इन डीएनए चेन ग्रोथ। वो कोई भी हो, सबका डायरेक्शन जो होगा 5 to 3 डायरेक्शन में ही वो नया बनेगा। टेम्पलेट 3 to 5 ही पढ़ा जाएगा। ठीक है, पक्का? यस यस, सर। तो ऑप्शन क्या होगा? सी।
सी में है, सी में, ठीक है। पॉलीमराइजेशन हमेशा 5 to 3 होगा। 120। यहाँ देखो ये क्वेश्चन है, 1 जीन 1 एंजाइम रिलेशनशिप, मतलब देखो एक जीन है तो एक ही एंजाइम बनाएगा। ये पहली बार एस्टेब्लिश किया गया था, मतलब ऐसा पहले मानते थे। आज हम लोग ये नहीं मानते, ये गलत मानते इसको हम लोग, ठीक है। एक जीन एक एंजाइम, क्योंकि अभी हमें पता चला कि एक एंजाइम में बहुत सारे बेटा पॉलीपेप्टाइड होते हैं। वो सारे पॉलीपेप्टाइड एक जगह जमा होते हैं तब एक एंजाइम बनता है। तो आज हम लोग मानते हैं 1 जीन 1 पॉलीपेप्टाइड। समझ रहे हो क्या रे? हेलो, यस सर। समझ रहे हो है ना? 1 जीन 1 पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस को हम लोग मानते हैं। तो ये जो कंसेप्ट है ये दिया गया था बेटा, जिसकी स्टडी हुई थी इन द न्यूरोस्पोरा क्रासा। ये एक है ना, इसको आप इवन प्लांट क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, सॉरी, ठीक है। इसको हम लोग ड्रोसोफिला ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहते हैं। ये फंगस है, इट्स एन एस्कोमाइसिटस, ठीक है, न्यूरोस्पोरा क्रासा। देखो यहाँ पे आता है 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस किसने प्रोस्टुलेट किया था। तो बेटा इसका जो आंसर आएगा वो है बेटा बीडल एंड टॉटम। इन लोगों ने है ना 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस को प्रपोज किया था। नाउ बताओ इस चीज का आंसर बताओ, 122 का आंसर दो। वन 122। ई कोलाई सेल्स विद म्यूटेटेड जेड जीन। अभी देखो जेड जीन में म्यूटेशन हुआ है बच्चों, थोड़ा नोटिस करना। जेड जीन में म्यूटेशन हुआ है ऑफ द लैक ओपेरॉन, ठीक है, ऑफ द लैक ओपेरॉन कैन नॉट ग्रो इन अ मीडियम कंटेनिंग ओनली लैक्टोज। अब आपको खुद समझ में आना चाहिए, अगर उसको जेड जीन है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाएगा ही नहीं, तो बेटा वो उस मीडियम में ग्रो हो नहीं सकता एज द सोर्स ऑफ एनर्जी, बिकॉज दे कैन नॉट सिंथेसाइज फंक्शनल बीटा गैलेक्टोसिडेज। तो वो ये एंजाइम ही नहीं बना पाएंगे। इसमें कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन है ही नहीं है, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है बेटा, है ना। ओके नेक्स्ट। ये देखो इसके बारे में मैंने कल भी बताया था आपको, है ना, इसके बारे में कल बताया था ना, क्या बताया था यार, कौन सा सर बॉक्स होता है ना, जस्ट आई विल टोल्ड यू yesterday only, it's a टाटा बॉक्स, है ना, टाटा बॉक्स। So which one of the following makes use of the RNA as a template to synthesize DNA? Obviously यार वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होते हैं जो है ना आरएनए से डीएनए बनवाते हैं। In transgenics, expression of transgene in target tissue is determined by। देखो यहाँ पे ये बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, बट फिर भी हम लोग इसको कैसे डील करें। देखो आपने ई कोलाई से एक जीन निकाला और किसी दूसरे बैक्टीरिया में डाल दिया। अब गारंटी थोड़ी यार वहां जाके वो एक्सप्रेस होगा। यहाँ से निकाला, यहाँ पे एक्सप्रेस होता है, वहां जाके भी एक्सप्रेस होगा, क्योंकि वहां जाके एक्सप्रेस होने के लिए उसके पास प्रमोटर चाहिए, बराबर है ना। तो यस ऑब्वियस सर। यहाँ पे हाँ, ट्रांसजेनिक एक्सप्रेशन ऑफ ट्रांसजीन इन टारगेट टिश्यू इज डिटरमाइंड बाय, ऑब्वियसली वहां पे जो उसके प्रमोटर होंगे, दिस प्रमोटर विल एक्सप्लेन समथिंग दैट इज, है ना। सो वी मस्ट इंश्योर दैट, है ना, कि द transmission, whenever we transfer a gene from one single cell, it will be transported to the another cell with its entire operon system. If this is operon system is there, obviously that will express। now देखो यहाँ पे ये देखने पे ऐसा लगता है ना, एक्सप्रेशन ऑफ ट्रांसजीन इन टारगेट टिश्यू हम लोग डिटरमाइन कैसे करेंगे, हमें पता कैसे चलेगा कि वहां जाकर के वो एक्सप्रेस हो रहा है। तो इसका आंसर ये तो आता नहीं, क्यों, क्योंकि वो कराएगा, बट आपको कैसे दिखेगा ना, हाउ इट इज डिटरमाइंड। समझा क्या क्वेश्चन? हेलो, हाउ इट इज डिटरमाइंड।
अब वो खुद तो बताएगा नहीं चिल्ला चिल्ला के मैं आया, ये भी नहीं करेगा है ना। प्रमोटर तो वो कुछ भी नहीं कर बताएगा नहीं, तो बेटा देखो दोनों ही नहीं कर पाते। इनहांसर्स हम लोग क्या होता है, एनहांसर्स मतलब वो जीन होते हैं जो इनकी एक्टिविटी को और भी अच्छा तेज करा देते हैं, मॉडिफाई करा देते हैं। मतलब मैंने ऐसा जीन डाला जो क्या क्या करेगा, इस जीन को है ना और भी ज्यादा मोटिवेट करेगा। जैसे मेरे अंदर इंसुलिन बनाने वाला जीन है, हमने ई कोलाई में डाल दिया, अब इस तरह जो कोलाई बैक्टीरिया में ये और भी ज्यादा तेजी से हीमोग्लोबिन इंसुलिन को है ना मैन्युफैक्चर करना शुरू कर, इट विल इनहांस द है ना इंसुलिन मैन्युफैक्चर। सो बचा कौन, नाम से पता चलता है आपको, है ना, you know, you understand the name of this. So any gene which can be determined, na? So there are reporter genes which actually show you, okay, this particular activity is there happening, yes or no? Yes, sir. Okay, next. What does lac refers to in what we call the lac operon? Obviously it refers to the lactose. Okay, it's a lactose. ऑप्शन देखो ये वाला द नंबर 1 लाख, है ना, देखा क्या है, देखो यस ऑप्शन देखो, द नंबर 1 लाख लैक्टोस। अगेन अगेन सी, अगेन वही है। ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन द डीएनए साइट एट व्हिच आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स, आरएनए पॉलीमरेज कहाँ बाइंड होता है, ऑब्वियसली इट बाइंड्स इन दिस प्रमोटर, ठीक है। In E. coli during lactose metabolism, in E. coli during lactose metabolism, repressor binds to regulator gene, operator gene, structural gene, promoter gene. कहाँ जाके बाइंड होगा ये, Operator gene. yes, lactose metabolism repressor always binds to the operator gene. Jacob and Monod studied lactose metabolism in E. coli and proposed operon concept. Operon concept is applicable for, operon concept किस चीज के लिए applicable है, obviously वो सबके लिए अप्लीकेबल है ना, मतलब ऑल यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स के लिए तो अप्लीकेबल है ही, बट यूकैरियोट्स के लिए भी ये अप्लीकेबल है, ठीक है। बट प्रॉब्लम है कि उन्होंने जहाँ पे ओपेरॉन डिस्कस किया है वो पॉलीसिस्टोनिक ओपेरॉन दिया गया है, ठीक है, तो हमें मोनोसिस्टोनिक जीन से डील करना पड़ता है इन केस ऑफ फॉर द यूकैरियोट्स, ठीक है। एनीवे, इन निगेटिव ओपेरॉन का मतलब क्या है, इंड्यूसिबल है, ठीक है, क्या हो सकता है, व्हाट शुड इट बी। देखो ये अभी थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। नेगेटिव ओपेरॉन को रिप्रेसर बाइंड्स विद द रिप्रेसर, को रिप्रेसर डज नॉट बाइंड विद द रिप्रेसर, को रिप्रेसर बाइंड्स विद द इंड्यूसर, साइक्लिक एएमपी हैव अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन द लैक ओपेरॉन। देखो ये तो 100% रॉन्ग है, cyclic AMP have a negative effect on the lac operon. साइक्लिक AMP है, होता ही नहीं है, साइक्लिक AMP का पॉजिटिव इफेक्ट होता है, बराबर है ना, ये तो आप जानते हो ना, मैंने आपको बताया है कि साइक्लिक AMP ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द लैक ओपेरॉन। अब ये जो क्वेश्चन है ना बच्चों, थोड़ा ध्यान से समझना, नेगेटिव ओपेरॉन का मतलब है बेटा रिप्रेसिबल ओपेरॉन। रिप्रेसिबल ओपेरॉन का एग्जांपल है टीआरपी ओपेरॉन, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन, जिसके बारे में मैंने बहुत बार आपको बताया कि ये ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन जो होते हैं वो रिप्रेसिबल ओपेरॉन होते हैं, दे आर द रिप्रेसिबल ओपेरॉन। एंड व्हेन यू से इट इज अ रिप्रेसिबल ओपेरॉन, यहाँ पे आता है कि उसको रिप्रेस करने के लिए ताकत लगानी पड़ेगी, तो खुद अकेले में रिप्रेसर में ताकत नहीं होती, तो ये एक रिप्रेसर है ना, उसके साथ आकर के बेटा जो आपका जो प्रोडक्ट है वो आके रिप्रेसर को बाइंड हो जाता है, ठीक है, मतलब ये देखो ये रिप्रेसर और को रिप्रेसर दोनों साथ में मिल जाएंगे, ठीक है, जैसे कि टीआरपी ओपेरॉन में, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन में, ट्रिप्टोफैन अगर बहुत ज्यादा बढ़ गया तो ये ट्रिप्टोफैन खुद जाता है रिप्रेसर के साथ बाइंड हो जाता है,
रिप्रेसर को एक्टिवेट करता है और वो जाकर के फिर बंद कर देते, दुकान बंद कर देते हैं। ठीक है, बंद करने वाला खुद बंद नहीं कर पाता, बंद करने वाले को मोटिवेट करना पड़ता है, चल भाई बंद कर यार, बहुत हो गया। तो वो कौन करेगा? ट्रिप्टोफैन खुद करेगा। आर यू श्योर? हेलो, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन एक रिप्रेसिबल ओपेरॉन है, निगेटिव ओपेरॉन। ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन का प्रोडक्शन हमेशा चालू ही रहता है, उसका बंद नहीं होता कभी। मतलब ये एक ऐसा दुकान है जिसको जबरदस्ती बंद कराना पड़ता है, भैया चलो बंद करो, बहुत हो गया। ठीक है, अब जो बंद करने वाले हैं, ठीक है, वो बंद करने वाला रिप्रेसर प्रोटीन खुद जाके ऑपरेटर को बाइंड होता नहीं, खुद से कभी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। जैसे लैक ओपेरॉन में खुद से जाके बाइंड हो जाता है ना, वैसे यहाँ पे नहीं होता। यस, उसको कोई मोटिवेटर चाहिए, वो खुद ट्रिप्टोफैन होता है। ट्रिप्टोफैन जाता है, रिप्रेसर को बोलता है भाई चलो बहुत हो गया, बहुत प्रोडक्शन हो गया है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के साथ मिलते हैं और जाके बंद करते हैं, ऑपरेटर को साथ बाइंड हो जाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आंसर क्या होगा बेटा? ए। को रिप्रेसर कभी बाइंड नहीं होता। ठीक है, को रिप्रेसर कभी बाइंड नहीं होता। ठीक है, इट विल नेवर बाइंड टू द रिप्रेसर, ही बाइंड होगा, बट को रिप्रेसर उसको मोटिवेट करेगा, भाई तू जाके बाइंड तो को रिप्रेसर डज नॉट बाइंड विद द रिप्रेसर। इज इट क्लियर? हेलो, सर is it clear? If it is not clear, I am going to tell you here. See, this is an enzyme, this is a DNA, this is a promoter sequence, this is an operator sequence, this is the structural gene one। ये पूरे structural gene है, ये बना रहे एंजाइम्स, mRNA बना रहे, mRNA मिल करके बेटा ट्रिप्टोफैन बना रहे। ठीक है, नाउ यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होता चला जाता है, ये बनता चला जाता है, ये रुकता ही नहीं है प्रोसेस, दिस इज ऑलवेज स्विच ऑन। नाउ आई एम आस्किंग यू, ठीक है, अब ये जो रेगुलेटर जीन है, ये रेगुलेटर जीन अपना एक रिप्रेसर प्रोटीन बनवा लिया है इसने, ये रिप्रेसर प्रोटीन है। अब ये जाके कभी बाइंड ही नहीं होता इसको, कभी नहीं होता, होगा ही नहीं जाकर। कब होगा? ठीक है, कब होगा? जब ये टीआरपी का प्रोडक्शन इतना बढ़ जाएगा कि ये टीआरपी जाएगा, इसके साथ बाइंड हो जाएगा, इसको मोटिवेट करेगा, बोले चलो, तो ये एपो रिप्रेसर और को रिप्रेसर मिल करके जाते हैं और फिर जाकर के बेटा यहाँ पे ये बाइंड हो जाएगा कंप्लीटली और इसको ब्लॉक कर देगा। आप पॉलीमरेज काम नहीं कर सकता, मतलब तब जाके ये ऑफ होगा जब रिप्रेसर जाके उसको बंद करेंगे, बोले चलो बंद करो, है ना, हमें सूचना मिली है ना। मतलब पुलिस खड़ी है सामने, सामने चोरी हो रही है, बट पुलिस कुछ नहीं कर रही है, कुछ नहीं, देख रही है बस। यस और नो? तब सामने से कोई आया, मंत्री वंत्री, बोले चलो पुलिस मैं तुम्हारे साथ हूँ, चलो बंद करते हैं, इनकी चोरी पकड़ते हैं। सोच, फिर दोनों मिलकर के जाके बंद करते। इस तरह से बेटा रिप्रेसर का काम है रोकने का, बट वो रोकता नहीं है। यस, जब तक ट्रिप्टोफैन नहीं आता तो यहाँ पे कौन बाइंड हुआ? बाइंड कौन हुआ? एक्चुअली जाके एपो रिप्रेसर ही बाइंड हुआ, ये खुद ही जाके बाइंड हुआ, बट इसको को रिप्रेसर ने मोटिवेट किया, चल मैं तेरे साथ, तब जाके ये बाइंड हुआ। आई होप इट्स क्लियर टू यू। यस, हेलो, आगे बढ़े। तो बच्चों यहाँ पे अभी हम लोग रोकते हैं कार्यक्रम। ठीक है, बहुत सारे बाकी सारे जो क्वेश्चंस हैं बच्चों वो आप लोग करो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग, आप मुझे को डाउट पूछ लेना जो भी अगर आप करो और आपको नहीं आते हैं, पॉसिबल है कि इसमें डाउट आए, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, दैट इज द एवोल्यूशन। ठीक है, कोशिश करो कि आप एवोल्यूशन चैप्टर को एनसीईआरटी से पढ़ के आओ, जो भी बहुत पूछता है मैं एनसीईआरटी से ही आपको ज्यादा करके उसको बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बहुत अच्छे से दिया है, उसमें बहुत सारी चीजें दी गई है एनसीईआरटी में, वही अगर समझ गए हम लोग तो बहुत हो जाता है, बहुत ठीक होता है। हम लोग अननेसेसरी एक्स्ट्रा इतना पढ़ते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन सीधा सिंपल डायरेक्ट एनसीईआरटी से आते हैं, सो बी केयरफुल अबाउट रीड फ्रॉम इट, ठीक है। प्रीवियसली इसको पहले पढ़ो क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है इवोल्यूशन, सो जस्ट रीड इट एंड विल अंडरस्टैंड एवरी कंसेप्ट इन दैट चैप्टर। ओके, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, है ना, मिलते हैं।